आर्या सुमेधा ने कहा, पिताजी, उसकी सुनने की क्षमता अच्छी नहीं है। जोर से बोलो। प्रधानमंत्री चेंग ने अपने बेटे की ओर देखा और अपनी आवाज उठाई। मैडम, मैं तीसरे स्थान का विद्वान चेंग युनजाकुआओ हूं। हमें लंबी सड़क पर अलग हुए 44 साल से अधिक समय हो गया है। क्या आप अब ठीक हैं? मैडम जकुआओ 3 सबसे महत्वपूर्ण शब्दों को पकड़ते हुए थोड़ा आगे झुक गईं। तीसरे स्थान का विद्वान? हाँ, वह मैं हूं। मैडम जकुआओ ने कुछ देर तक प्रधानमंत्री चेंग के चेहरे को देखा, फिर मुस्कुराई। थर्ड प्लेस स्कॉलर, आप भी बूढ़े हो गए हैं? वह बहुत शांत लग रही थी। काव्या यून पहले तो आश्चर्यचकित हुई, फिर मदद नहीं कर सकी लेकिन अफसोस से हंस पड़ी। वे बहुत अभिमानी थे, जीवन में इतने रोमांटिक उलझने नहीं थीं। जैसे जैसे समय बीतता गया, कई भावनाएं जो कभी तीव्र थीं, समुद्र की लहरों की तरह सांसारिक हो जाती थीं। जब पहली बार बनती थीं, तो वे तेज हवाओं और बढ़ती लहरों के साथ अशांत होती थीं, लेकिन दूर की यात्रा करते हुए वे धीरे धीरे शांत और शांतिपूर्ण हो गईं। इन शब्दों को सुनकर प्रधानमंत्री चेंग मुस्कुराए और उनकी पहले से तनावग्रस्त नसों को कुछ हद तक आराम मिला। उसने कहा, वास्तव में इस दुनिया में कौन बूढ़ा नहीं होता? थर्ड प्लेस स्कॉलर, क्या आप अब अच्छी तरह से रह रहे हैं? क्या आपके सभी बच्चे आज्ञाकारी हैं? मेरा विद्रोही बेटा बहुत निपुण नहीं है और लगातार मुझे नाराज करता है। जब तक वे आज्ञाकारी हैं, जब तक वे आज्ञाकारी हैं। मेरे 2 बेटे बहुत आज्ञाकारी नहीं हैं, लेकिन सौभाग्य से मेरी बेटी विचारशील है। मैडम, मैं वास्तव में बेटे और बेटियां दोनों होने के लिए आपसे ईर्ष्या करता हूं। जब प्रधानमंत्री चेंग ने यह कहा, तो उनकी सच्ची भावनाएं दिखाई दीं और उनका कुछ दम घुट गया। युआन युआन, मेरी पोती का पालतू नाम युआन युआन है। आपको यह कैसे पता चला? आपकी पहले से ही एक पोती है। अपने खाली समय में अपनी पोती को हमारे घर आने के लिए ले आओ। मेरी विनम्र पत्नी छोटी लड़कियों से सबसे ज्यादा प्यार करती है। बतख का सिर, मेरे छोटे पोते को बतख का सिर खाना पसंद है, विशेष रूप से बतख के सिर के अंदर थोड़ा सा मस्तिष्क। मुझे इसे खाना पसंद नहीं है। बत्तख का सिर, बत्तख के स्तन, बत्तख के पैर, मैं उनमें से कोई भी नहीं खाता। कभी कभी मैं बत्तख के पैरों को कुतरता हूं। आपके दोनों बेटे और बेटियां हैं, साथ ही पोते और पोतियां भी हैं। आप इस जीवनकाल के बारे में क्या स्वीकार करने में असमर्थ हो सकते हैं? दोनों ने विभिन्न घरेलू मामलों के बारे में पुराने दोस्तों की तरह बातचीत की और प्रधानमंत्री चेंग बात करते हुए और अधिक दुखी हो गए। मैडम जकुआओ ने जो कुछ भी कहा वह स्पष्ट रूप से नहीं सुन सकी, लेकिन वह सब कुछ स्पष्ट रूप से सुन सकता था जो उसने कहा था। फिर भी वह विशेष रूप से अपने बच्चों के बारे में बात करना पसंद करती थी। कुछ वंशज होने का प्रधानमंत्री चेंग के जीवन में सबसे बड़ा अफसोस था, और अब वह ठीक उसी बात को ला रही थी जिसका उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए, बार बार। जब प्रधानमंत्री चेंग के आंसू सुनाए गए, तो मैडम जकुआओ अंततः संतुष्ट हो गईं। उसने मुस्कुराते हुए प्रधानमंत्री चेंग की ओर हाथ हिलाया, देर हो रही है, मुझे अब जाना चाहिए। सभी ने उसे उम्मीद से देखा। फिर उसका शरीर नीचे की ओर खिसक गया और राजकुमारी अनपिंग की पीठ पर लगातार वापस आ गया। 5 लोगों ने एक साथ अपने माथे पर हाथ रखा। प्रधानमंत्री चेंग को तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। इसका क्या मतलब है? आर्य सुमेधा ने उत्तर दिया। इसका मतलब है कि आप उसका जुनून नहीं हैं। प्रधानमंत्री चेंग काफी अप्रसन्न महसूस कर रहे थे। इन लोगों ने उसकी दर्दनाक यादों को हिला दिया था, और अब वे उसे बता रहे थे कि यह बेकार था। क्या वे सिर्फ उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे थे? 5 लोग दीवार की जड़ के खिलाफ लाइन में खड़े थे। सर्दियों की धूप लाल दीवारों और हरी टाइलों पर बहती थी, शाखाओं से छाया के साथ। युवा लोगों की विशेषताएं सुरम्य थीं। यह एक मनभावन दृश्य होना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से प्रत्येक ने कुछ हद तक खाली निगाहों के साथ एक विचारशील अभिव्यक्ति पहनी थी। राजकुमारी अनपिंग अपने कूल्हों पर हाथ रखकर उनके सामने खड़ी थी। वह भी भाई आर्य की तरह दीवार के खिलाफ झुकना चाहती थी, लेकिन महिला भूत के खिलाफ दबाव डालने और उसे दुखी करने से डरती थी, इसलिए वह केवल गुस्से में वहां खड़ी हो सकती थी और शिकायत कर सकती थी। तुमने मुझे बचाने का वादा किया था, और यह बात है?
मैं फादर सम्राट से यह कहने के लिए वापस जा रहा हूं कि आप सभी को गिरफ्तार कर लें। आर्य सुमेधा ने अपनी पलकें भी नहीं उठाईं और कहा, जल्दी करो और जाओ। अब से आप अपना पूरा जीवन मादा भूत के साथ बिता सकते हैं। जब आप सोते हैं तो आपके कंबल महिला भूतों से भरे होंगे। कितना अद्भुत, बिल्कुल भी अकेला नहीं। और गर्मियों में भी ठंडा। मैं इंपीरियल प्रिसेप्टर को ढूंढूंगा। आगे बढ़ो, इंपीरियल प्रिसेप्टर निश्चित रूप से आपको बचा सकता है। जल्दी करो और जाओ। आप उसका इतना बचाव क्यों करते हैं? राजकुमारी अनपिंग ने काव्यायून की ओर इशारा किया। क्या आपको उससे प्यार हो गया है? आर्य सुमेधा, जो पहले से ही उसकी दृढ़ता से थक चुकी थी, ने सिर हिलाया। हाँ, हम सब उससे प्यार करते हैं। हम एक प्यार करने वाला परिवार है। आपका क्या मतलब है, सभी? वे दोनों भी, उसने मकर सिंह और सीली की ओर इशारा करते हुए कहा। जैसा कि आप देख सकते हैं। राजकुमारी अनपिंग ने चौंक कर रोशनी की ओर इशारा किया। उसके बारे में क्या? वह भी? हाँ। क्या वह एक महिला नहीं है? वह मूल रूप से एक पुरुष थी, लेकिन एक महिला बनने के लिए यांग को यिन में बदलने के लिए दवा ली। क्या यह कुछ नई तरकीबें आजमाने की इच्छा के बारे में नहीं है? रोशनी की दृष्टि अंधकार में हो गई, यह सोचकर कि उसने पहले कभी नहीं देखा था कि यह युवा मास्टर कहानियां गढ़ने में कितना अच्छा था। राजकुमारी अनपिंग ऐसी लग रही थी जैसे बिजली गिर गई हो। काव्यायून को बहुत देर तक देखती रही, फिर अचानक घबराहट से बोली, अगर आप मैडम जकुआओ समस्या को हल नहीं कर सकते हैं तो यह ठीक है, लेकिन आपको मेरी एक शर्त से सहमत होना होगा। काव्यायून ने उत्सुकता से पूछा, क्या शर्त? आपको मुझे पुरुषों को नियंत्रित करने की कला सिखाना चाहिए। काव्यायून ने अपनी अधीरता को दबा दिया और गंभीर मामलों की बात की। मैंने हमेशा महसूस किया है कि मैडम जकुआओ एक खोया हुआ भूत है और उसका जुनून आपके साथ है। यही वजह है कि वह आपका पीछा करती रहती है। राजकुमारी अनपिंग ने घूरकर कहा, तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या आप सभी ने जांच नहीं की? मेरा उसके साथ जरा सा भी रिश्ता नहीं है, यहां तक कि एक दूरस्थ कनेक्शन भी नहीं। ठीक इसलिए कि आपका कोई संबंध नहीं है, उस तिनफू परिवार के पास से गुजरते समय आपने जो कहा और किया वह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इतने दिन बीत गए, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने क्या कहा या किया? काव्यायून ने मकर सिंह की ओर देखा और पूछा, मकर सिंह, क्या किसी की याददाश्त सुधारने का कोई तरीका है? मकर सिंह ने एक पल के लिए सोचा और उत्तर दिया, आत्मा जागृति मंत्र यह कर सकता है, लेकिन इसे लंबे समय तक बनाए नहीं रखा जा सकता है। प्रभाव कम होने के बाद व्यक्ति थोड़ी देर के लिए मूर्ख बन सकता है। उस पर इसका इस्तेमाल करें। एक छोटी सी बात। राजकुमारी अनपिंग ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उस पर आत्मा जागृति मंत्र डाले जाने के बाद उसने महसूस किया कि उसका दिमाग क्रिस्टल स्पष्ट हो गया है, जैसे कि बादल और धुंध बह गए हों। उसने अपनी आंखें खोली और बोली, भाई आर्य, तुमने मुझे धोखा दिया। आप उसके पुरुष पसंदीदा बिल्कुल भी नहीं हैं। आर्य सुमेधा पूरी तरह से अवाक लग रही थी। हमने आपको यह कहते हुए सुनने के लिए स्मार्ट बना दिया है? मुझे परवाह नहीं है। आपको मुझसे माफी मांगनी होगी और मुझे ठीक से मनाना होगा, फिर मैं आपको बताऊंगा। रोशनी ने सिर हिलाया और कहा, जैसा कि अपेक्षित था, जब कोई व्यक्ति स्मार्ट हो जाता है तो वह भी चालाक बन जाता है। आर्य सुमेधा ने केवल उस पर सत्य के मंत्र का उपयोग करने के बारे में सोचा, लेकिन उसी क्षण काव्यायु ने अचानक इशारा किया और दयालु तलवार उसकी पीठ से उड़कर उसके हाथ में आ गई। उसका धैर्य आखिरकार अपनी सीमा तक पहुंच गया था। तलवार को पकड़कर उसने उसे हवा के माध्यम से एक देवदार के पेड़ की ओर घुमाया, जो कुछ ही दूरी पर नहीं था। मोटे देवदार के पेड़ को सीधे तलवार क्यूई से आधा काट दिया गया था। राजकुमारी अनपिंग कांप उठी। सभी पहरेदारों ने अपनी तलवारें निकाल लीं, मानो किसी बड़े दुश्मन का सामना कर रहे हों। तुम बोलोगे या नहीं? राजकुमारी अनपिंग की आंखों में आंसू आ गए क्योंकि वह दयनीय रूप से बोल रही थी। उस दिन जनरल वांग की हवेली में मैंने कुछ शराब पी और गर्म महसूस किया। लौटते समय मैंने गाड़ी नहीं ली बल्कि घोड़े की सवारी की। इसलिए मैंने बहुत स्पष्ट रूप से देखा, मैं वास्तव में फू परिवार के गेट से गुजरा। और तब
फिर घोड़े पर बैठकर मैंने अपनी महल की नौकरानी कुई हे के साथ सिस्टर वांग के जन्मदिन के उपहारों के बारे में बात की। एक व्यापारी की बेटी ने सुना कि बहन वांग को पोलो खेलना पसंद है, इसलिए उसने जन्मदिन के उपहार के रूप में देने के लिए बड़ी कीमत पर चंदन पोलो मैलेट का एक सेट खरीदा। कोई वह और मैंने इसके बारे में कुछ चुटकुले बनाए। तुमने उसके बारे में मजाक क्यों किया? हालांकि चंदन कठोर है, लेकिन इसकी फ्लेजाकुबिलिटी औसत है। जब तीव्र प्रभाव के अधीन होता है तो यह आसानी से टूट जाता है और पोलो मैलेट के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं होता है। उस व्यापारी की बेटी ने सोचा कि कोई भी महंगा चीज अच्छी होनी चाहिए, इसलिए उसे मूर्ख बनाया गया। मैंने केवल उसकी पीठ पीछे इसके बारे में मजाक किया, मैंने कभी उसके चेहरे पर कुछ नहीं कहा। राजकुमारी अनपिंग ने यह बात अपने होठों को नाखुश करते हुए कही, यह महसूस करते हुए कि वे उसके साथ एक अपराधी से पूछताछ करने जैसा व्यवहार कर रहे हैं। रोशनी ने कहा, बड़ी बहन, क्या ऐसा हो सकता है कि जिस लड़की का मजाक उड़ाया गया वह मैडम जकुआओ से संबंधित थी? मैडम जकुआओ की मृत्यु के बाद उसने राजकुमारी को अपने रिश्तेदार के बारे में बुरा बोलते हुए सुना और क्रोधित हो गई, जिससे एक जुनून बन गया। काव्यायु ने अपना सिर हिलाया। यह संभावना नहीं लगता। यदि यह क्रोध से बना जुनून होता तो उसके चारों ओर आक्रोशपूर्ण ऊर्जा होती। लेकिन मैडम जकुआओ के पास वर्तमान में कोई नाराज ऊर्जा नहीं है। इसके अलावा यहां तक कि उसके करीबी रिश्तेदारों ने भी उसे एक जुनून बनाने का कारण नहीं बनाया। एकमात्र रिश्तेदार इतना मायने क्यों रखेगा? सही। मकर सिंह ने कहा, हम कुई है नामक उस महल की नौकरानी को यहाँ क्यों नहीं लाते हैं और उन दोनों को उस समय से अपनी बातचीत दोहराने के लिए कहते हैं, यह देखने के लिए कि क्या कोई चूक है। यह वास्तव में एक अच्छा विचार था। बाद में राजकुमारी अनपिंग ने कुई हे को बुलाया और मकर सिंह ने उस पर भी आत्मा जागृति मंत्र डाला। मालिक और नौकर ने फिर अपनी बातचीत को फिर से बनाते हुए आगे पीछे चैटिंग करना शुरू कर दिया। राजकुमारी अनपिंग को कुछ शर्मिंदगी महसूस हुई। वह हमेशा भाई आर्य के सामने अच्छा व्यवहार और समझदार रही थी, कम से कम उसने ऐसा सोचा था, लेकिन अब उसे अचानक अपने मतलबी पक्ष को प्रदर्शित करना पड़ा, जिससे उसका चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया। काव्यायून ने पहले केवल राजकुमारी की बात सुनने पर ध्यान केंद्रित किया था और मैडम जकुआओ पर ध्यान नहीं दिया था। अब उसने मैडम जकुआओ की प्रतिक्रियाओं को ध्यान से देखा और पाया कि जब दोनों पोलो का उल्लेख करते हैं तो मैडम जकुआओ की आंखें चमक उठती थीं और उनकी मुस्कान चौड़ी हो जाती थी। मालिक और नौकर ने कुल 5 बार पोलो का उल्लेख किया और मैडम जकुआओ की आंखें 2 बार चमक उठीं, शायद इसलिए कि उनकी सुनने की क्षमता खराब थी और उन्होंने केवल उन 2 बार स्पष्ट रूप से सुना। यह वास्तव में पोलो है। काव्यायूं दंग रह गई। यह पोलो क्यों होगा? यह देखकर रोशनी ने मैडम जकुआओ पर जोर से चिल्लाने की कोशिश की, पो। मैडम जकुआओ का शरीर हिल गया। पहले उसने उत्साह से अपनी पीठ सीधी की, फिर नीचे गिर गई। उसने आह भरी और कहा, काश इस जीवनकाल में पोलो के साथ मेरा कोई भाग्य नहीं था। हर कोई फू परिवार को खोजने के लिए वापस गया और पोलो के बारे में पूछा, लेकिन फू परिवार को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। मैडम जकुआओ ने अपने जीवनकाल में कभी पोलो का उल्लेख नहीं किया था। उनके पास बड़ी बहन मैडम जकुआओ को फिर से खोजने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। पोलो? पोलो। बड़ी बहन मैडम जकुआओ खाली दिखीं और यादों में पड़ गईं। लंबे समय के बाद उसने आखिरकार कहा, ऐसा लगता है कि ऐसी कोई बात थी। अगर आपने इसका उल्लेख नहीं किया होता तो मुझे याद नहीं होता। यह वास्तव में एक बहुत छोटी सी बात थी। जैसा कि सभी जानते थे, राजधानी की आम महिलाएं कुलीन महिलाओं की नकल करना पसंद करती थीं। कुछ समय के लिए कुलीन महिलाएं पोलो खेलने के लिए पागल हो गईं और आम महिलाएं भी पोलो के लिए तरसने लगीं। लेकिन आम लोग पोलो खेलने का खर्च कैसे उठा सकते हैं? किसी और चीज का उल्लेख नहीं करने के लिए बस घोड़ा अकेले कुछ ऐसा नहीं था जो हर परिवार के पास था, और यहाँ तक कि अगर उनके पास एक था तो वे अपनी बेटियों को गेंद खेलने के लिए इसका उपयोग करने के लिए सहन नहीं करेंगे। किसी ने एक व्यावसायिक अवसर देखा और कहीं और से कम कीमतों पर घटिया घोड़ों का एक बैच खरीदा, जिससे उन्हें विशेष रूप से इन आम महिलाओं के लिए पोलो मैदान खोलने के लिए राजधानी लाया गया। पहले उन्होंने उन्हें शुल्क के लिए घोड़ों की सवारी करना सिखाया, फिर घोड़ों
खेतों और हथौड़ों को एक और शुल्क के लिए किराए पर दिया। कई महिलाओं ने एक बार पोलो खेलने का अनुभव करने का अवसर लिया। आम महिलाओं को पोलो खेलने पर गर्व होता था और कई लोगों ने पोलो क्षेत्र में अपने अनुभवों को बातचीत के विषयों के रूप में इस्तेमाल किया। जब मैं छोटा था तो मैं घोड़ों से कुछ हद तक डरता था, इसलिए मुझे पोलो में कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन निशा वास्तव में एक बार पोलो मैदान में जाना चाहती थी। उस समय उसकी सगाई हो चुकी थी और उसने हमारे पिता से एक बार पोलो खेलने की उम्मीद में भीख मांगी। शादी से पहले यह उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी। हालांकि हमारा परिवार काफी अच्छा कर रहा था, हमारे कई बच्चे थे और कई जगहों पर पैसे की जरूरत थी। पिता को लगा कि पोलो खेलना तुच्छ और पैसे की बर्बादी है, इसलिए उन्होंने निशा को कई बार डांटा। बाद में मेरी मां को देखना सहन नहीं हुआ और उसने पिता को मना लिया। चूंकि फू परिवार ने एक बड़ा सगाई उपहार दिया था, अगर हमारा परिवार अभी भी निशा के प्रति कठोर था तो लोग हमारे बारे में गपशप कर सकते थे। पिता ऐसे व्यक्ति थे जो चेहरे की परवाह करते थे, इसलिए उन्हें यह अतिरिक्त चिंता थी। फिर उसने वादा किया कि अगर निशा खुद से घोड़ों की सवारी करना सीख सकती है तो वह उसे एक बार पोलो के मैदान में ले जाएगा। फिर क्या हुआ? बाद में शायद स्वर्ग देखने के लिए खड़ा नहीं हो सका। मेरे चाचा तारीखों का व्यापार करने के लिए दूसरी जगह गए और किसी ने घोड़े के साथ तारीखों के लिए भुगतान किया। अंकल घोड़े को घर ले आए और निशा बहुत खुश थी। वह घुड़सवारी सीखने के लिए चाचा के घर गई। उसके पास महान प्राकृतिक प्रतिभा थी और वह तुरंत समझ गई, उसने इसे तुरंत सीख लिया। इसके बाद पिता ने उसकी बात मान ली। उस दिन से वह हर दिन उस दिन की प्रतीक्षा करती थी जब वह पिता के साथ पोलो के मैदान में जाएगी। और तब फिर बहुत दुर्भाग्य से मेरी दादी अचानक बीमार पड़ गईं। निशा एक संतानोचित बच्ची थी जो मां को हर दिन दादी की सेवा करने और घर का काम करने में मदद करती थी, इसलिए वह अब पोलो खेलने के बारे में पिता को परेशान नहीं करती थी। जब सहमत दिन आया तो पिता ने इसका उल्लेख नहीं किया और उसने इसे भी नहीं उठाया। हर कोई इसके बारे में भूल गया। बाद में इस प्रवृत्ति के पारित होने के बाद पोलो क्षेत्र के व्यवसाय में गिरावट आई और यह बंद हो गया। वे व्यापारी अन्य रुझानों का पीछा करने के लिए चले गए। हालांकि निशा ने तब मौखिक रूप से इसका जिक्र नहीं किया था, लेकिन उसने इसे अपने दिल में रखा होगा। मेरी गरीब बहन। बड़ी बहन मैडम जकुआओं ने अपनी आंखों के कोनों को पोंछने के लिए एक फीके नीले रुमाल का इस्तेमाल किया। वह बचपन से ही हमेशा आज्ञाकारी थी। रिश्तेदारों और दोस्तों सभी ने समझदार होने के लिए उसकी प्रशंसा की। अगर मुझे पता होता कि पोलो खेल इतने सालों तक उनके विचारों में रहेगा तो मैं निश्चित रूप से पिता को याद दिलाता। सुनने वाले सभी लोगों ने आह भरी। थोड़ी देर बाद सीली ने कहा, क्या उपज वास्तव में शांति बनाए रख सकती है? काव्यायु ने अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं पता कि यह शांति बनाए रख सकता है या नहीं, लेकिन यह शायद अधिक उपज लाता है। रोशनी ने पूछा, बड़ी बहन, अब हम क्या करें? चलो पोलो का खेल खेलने की कोशिश करते हैं। जब राजकुमारी अनपिंग अचानक पोलो खेलना चाहती थीं और व्यापक रूप से निमंत्रण भेजती थीं, तो स्वाभाविक रूप से सभी ने जवाब दिया, भले ही सर्दी वास्तव में पोलो के लिए एक अच्छा मौसम नहीं था। ऐसे मौसम में लोग भारी कपड़े पहनते थे और बहुत फुर्तीले नहीं होते थे, साथ ही हाथ आसानी से ठंडे हो जाते थे। काव्यायून और अन्य 4 ने एक टीम बनाई, जबकि राजकुमारी अनपिंग ने दूसरी टीम बनाने के लिए 3 पुरुष और 1 महिला को पाया। वह इस बात से काफी नाराज थी कि भाई आर्य उसके साथ टीम नहीं बनाएंगे। महल की नौकरानियां और गार्ड सभी मैदान के पास खड़े थे, विभिन्न आकारों के झंडे लहरा रहे थे और जयकार कर रहे थे। उस दिन स्वर्ग भी दयालु था। इतने लंबे समय से ठंडा रहने वाला मौसम अचानक काफी गर्म हो गया। सूरज की रोशनी कोमल और गर्म थी, विभिन्न रंगीन झंडों पर गर्मजोशी से चमक रही थी। राजकुमारी अनपिंग पहले से ही खेल में कुशल थी। दूसरों के साथ मिलकर जानबूझकर उसे जीतने दिया, वह बिजली की तरह लग रही थी, जैसे एक राजसी छोटा तेंदुआ बार बार शिकार पर झपटता है। आसपास की जयकार गगनभेदी थी। निशा, आगे बढ़ो। निशा, मजबूत हो जाओ। निशा, हमला। निशा, निशा।
मैडम जकुआओ राजकुमारी अनपिंग की पीठ से चिपक गईं, खुशी से मुस्कुरा रही थीं, उत्साह से अपनी बाहों को लहरा रही थीं और विभिन्न तकनीकों का अभ्यास कर रही थीं जिन्हें उन्होंने पहले गुप्त रूप से पूर्वाभ्यास किया था। यह मैच पूरी तरह से मजेदार था। अंत में राजकुमारी की टीम कौशल में बेहतर थी और खेल जीत गई। राजकुमारी अनपिंग अपने घोड़े पर बैठ गई, अपनी पीठ सीधी कर ली और गर्व से सभी का सर्वेक्षण करते हुए अपने हथौड़े को ऊंचा उठाया। उसके पीछे मैडम जकुआओ की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। मुझे क्षमा करें, वह अचानक बोली, उसका स्वर धीमा और शांत था। जब मुझे पता चला कि मैं मर गया हूं, जब मैं हवेली के ऊपर तैर रहा था, तो मैंने इस युवा महिला को पोलो खेलने के बारे में बात करते हुए सुना। उस पल मैं अचानक उस छोटी सी चीज से मारा गया जिसे मैंने खोजा था लेकिन अपनी युवावस्था में प्राप्त नहीं कर सका। मुझे बहुत पछतावा हुआ और अनजाने में मैं इस युवती का अनुसरण कर गया। वास्तव में मेरा पछतावा सिर्फ एक पोलो गेम के बारे में नहीं था, मुझे अपने पूरे जीवन पर पछतावा हुआ। मैं हमेशा दूसरों का ख्याल रखता था, दूसरों को सफल होने में मदद करता था। घर पर मैं माता पिता और बड़ों के साथ संतानोचित थी, भाई बहनों की देखभाल करती थी। शादी के बाद मैं ससुराल वालों के प्रति कर्तव्यनिष्ठ थी, अपने पति के प्रति विचारशील थी और अपने बच्चों से प्यार करती थी। सभी ने कहा कि मैं एक अच्छी बेटी, अच्छी बहन, अच्छी पत्नी, अच्छी मां हूं। ऐसा जीवन जीने के बाद जब जीवन समाप्त हो गया तो मुझे अचानक पता चला कि मैंने एक बार भी अपने लिए नहीं जिया था। धन्यवाद युवा लोगों। हालांकि मैं मर गया, मैं अब पहले से कहीं अधिक जीवित महसूस करता हूं। अलविदा बच्चों। आप इस जीवन में वह करने में सक्षम हो सकते हैं जो आप प्यार करते हैं और वह बन सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं। उसने आखिरकार राजकुमारी अनपिंग के कंधों से अपने हाथ छुड़ाए। उसकी आत्मा हवा में उड़ गई, फिर दूर की ओर तैर गई। काव्यायून ने सूरज की रोशनी में छोटी होती हुई पतली आकृति को देखा और धीरे से कहा, अलविदा। आप अपने अगले जन्म में अपने लिए स्वतंत्र रूप से और साहसपूर्वक जिए। उस शाम आर्य सुमेधा ने सभी को शराब पिलाई। शराब 50 साल पुरानी मूनड्यू वाइन का एक जार था जिसे उसने अपने पिता के संग्रह से चुपके से लिया था और भोजन मून टॉवर रेस्तरां से मंगवाया गया था। मून टॉवर का सबसे प्रसिद्ध व्यंजन मून टॉवर रोस्ट चिकन था, सुनहरा और चमकदार। एक काटने के साथ दांत कुरकुरी, कोमल त्वचा के माध्यम से छेद करते हैं और चिकन का रस मुंह में फट जाता है। लेकिन उन्हें लगा कि रेस्तरां में शराब पीना उबाऊ था, इसलिए वे सभी फिर से छत पर बैठ गए। यह ड्रम टॉवर था जो शाही महल को छोड़कर राजधानी का सबसे ऊंचा स्थान था। छत पर बैठकर उन्हें पूरी राजधानी दिखाई दे रही थी। विशाल आकाश के नीचे हजारों घरेलू रोशनी ने क्षितिज को भी कुछ उज्ज्वल बना दिया। बहती जेड नदी जम गई थी और चांदनी के तहत ठंडी सफेद बर्फ की सतह एक तेज तलवार की तरह सीधे दूरी तक फैल गई थी। उनके पैरों के नीचे राहगीर थे, कुछ हंस रहे थे और बात कर रहे थे, कुछ जल्दी कर रहे थे, कुछ सामान बेच रहे थे और अन्य बहस कर रहे थे। 50 साल पुरानी मूनड्यू वाइन बड़ी शक्ति के साथ अविश्वसनीय रूप से मधुर थी। आर्य सुमेधा ने कुछ नशे में धुत होकर एक के बाद एक कप पिया। उसने अचानक कहा, काव्यायूं, क्या आप जानते हैं कि नश्वर खतरा होने के बावजूद मैं आप सभी का अनुसरण क्यों करता हूं? काव्यायून के जवाब की प्रतीक्षा किए बिना सीली ने कहा, क्योंकि आपके दिमाग में कुछ गड़बड़ है। आर्य सुमेधा ने अच्छे स्वभाव से अपना सिर हिलाया। नहीं। रोशिनी ने कहा, क्योंकि आप वफादारी को महत्व देते हैं। आर्य सुमेधा मुस्कुराई। यह केवल एक कारण है। रोशनी ने घृणित आवाज की और कहा, कृपया उस प्यारे स्वर को वापस निगल लें, यह मेरी भूख को प्रभावित कर रहा है, धन्यवाद। काव्यायू ने कहा, आर्य, असली कारण क्या है? आर्य सुमेधा ने अपनी मुस्कान दूर कर दी, आकाश में लटके हुए आधे चांद को देखा और एक बार के लिए उसके चेहरे पर उदासी का निशान दिखाया। उन्होंने कहा, मैं पहले खुश नहीं था। 3 लोग और एक बिल्ली दंग रह गए। रोशनी ने कहा, आप दुखी कैसे हो सकते हैं? आपके पास वह सब कुछ है जो आप चाहते हैं। क्या आपको खुश रहने के लिए सम्राट बनना है? तो आप देखते हैं, खुशी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है।
मैं एक आधिकारिक परिवार में पैदा हुआ था और बचपन से ही अदालत की राजनीति के पाखंड और क्रूरता को देखा था। एक विद्वान थे, मैंने उनसे बात भी की थी। शाही परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्हें एक उच्च अधिकारी द्वारा पसंद किया गया था, जिसने उन्हें अपने लोगों में से एक के रूप में पदोन्नत किया था। तब से उनका आधिकारिक करियर फला फूला। बाद में इस उच्च अधिकारी को प्रतिद्वंद्वियों द्वारा नीचे लाया गया था। जब पेड़ गिरता है तो बंदर तितर बितर हो जाते हैं, उस विद्वान को भी बर्खास्त कर दिया गया था। घटनाओं के इस मोड़ को स्वीकार करने में असमर्थ वह बहती जेड नदी में कूद गया। उनका उत्थान और उनका पतन वास्तव में किसी और की सनक थी। इसका उससे क्या लेना देना था? उनके आजीवन प्रयास और महत्वाकांक्षाएं वास्तव में सपनों और बुलबुले की तरह थीं। ऐसे बहुत सारे लोग थे। हर कोई सोचता था कि वे शतरंज के खिलाड़ी हो सकते हैं, लेकिन भाग्य की शतरंज की बिसात पर हर कोई सिर्फ एक शतरंज का टुकड़ा है। मुझे अदालती राजनीति की साजिश और पीठ में छुरा घोंपना पसंद नहीं था, लेकिन मेरे आसपास हर कोई ऐसा ही था। मुझे लगा कि कोई भी मुझे नहीं समझता है। मैं बहुत अकेला था। मैं अपने पिता की इकलौती संतान हूं, इसलिए उन्होंने मेरे लिए जल्दी ही मार्ग प्रशस्त किया। पहले यह शाही परीक्षाएं थीं, फिर यह देखते हुए कि मैं इसके लिए तैयार नहीं था, वह मुझे इंपीरियल गार्ड में भेजना चाहता था। मैं अपने माता पिता की मुझसे अपेक्षाओं को जानता था और मैं एक बार उनकी अपेक्षाओं को पूरा करना चाहता था। ठीक इसी वजह से मुझे और भी ज्यादा दर्द हो रहा था। आज जब दादी जकुआओं ने विदाई दी तो मैं विशेष रूप से द्रवित हो गया। हर कोई अपना प्रामाणिक सवा बनने के लिए तरसता है, फिर भी वास्तविकता की परतों से बंधा होता है। कुछ लोग अपना पूरा जीवन दूसरों की उम्मीदों में जीते हैं और इसी तरह मर जाते हैं। कुछ लोग इतने भाग्यशाली होते हैं कि उनमें उन बेड़ियों को तोड़ने और वह करने का साहस होता है जो उन्हें पसंद है। बस इतना ही काफी है, यही जीवन का पूरा अर्थ है। यदि कोई व्यक्ति ऐसे रास्ते पर चलता है तो जीवन और मृत्यु कम महत्वपूर्ण हो जाती है। कोई नहीं बोला। मकर सिंह ने अपनी आस्तीन से एक लाल पत्ता निकाला और उस पर एक धुन बजाई। राग कोमल और शांत था। चांदनी नीचे गिर गई, संगीत में पिघल गई। काव्यायु ने चुपचाप नीचे मानव दुनिया की रोशनी देखी, अपना शराब का कप उठाया, उसे एक पल के लिए अपने चेहरे के सामने रोक दिया, फिर एक ही बार में सब पी लिया। यह प्याला उसके लिए था। सुनहरे पक्षी के पिंजरे में सुमित ने अपना विशेष छोटा शराब का प्याला नीचे रखा और एक लंबी टीएसके आवाज निकालते हुए कहा, अच्छी शराब। इस शराब को क्या कहा जाता है? चांदोस। नाम भी अच्छा लगता है। आपके पास इतनी अच्छी शराब थी, लेकिन पहले इसे बाहर नहीं लाया था। मैं तुम्हारा ज्यादा पी भी नहीं सकता, कंजूस। उसने अपने बगल में पीने के स्नैक्स को देखते हुए यह कहा, फिर दोहराया, कंजूस। आज के पीने के नाश्ते काफी जर्जर थे। पिछले भुना हुआ चिकन चारकोल में बदल गया था। सुमित ने मांग की कि तेजऋषि उसे एक और भुना हुआ चिकन दें, लेकिन तेजऋषि ने मना कर दिया। उसने केवल कुछ उबली हुई मूंगफली दी। सुमित ने बड़ी मेहनत से मूंगफली के छिलकों को छीलकर मूंगफली की गुठली पकड़ी और उन पर कुतरने लगा। अचानक उसकी आंखें लुढ़क गईं और उसने एक भविष्यवाणी करने के लिए मूंगफली का खोल उठाया। अटकल डालने के बाद उसने पिंजरे के बाहर के व्यक्ति को एक अजीब अभिव्यक्ति के साथ देखा। वे आ रहे हैं। कोई जल्दी नहीं। आप जानते हैं कि चूहे को मारने से पहले एक बिल्ली क्या करती है? आत्महत्या करता है। तेजस्वी अच्छे मूड में लग रहे थे और उन्होंने उनके बेतुके शब्दों को दंडित नहीं किया। वह बस मुस्कुराया और कहा, जब एक बिल्ली बहुत लंबे समय तक ऊब जाती है तो वह कुछ मनोरंजन की तलाश करती है। लोग एक जैसे हैं। जटिलताओं। पलक झपकते ही 3 दिन बीत गए और महल के नौकर यह खबर लेकर आए कि सम्राट आर्य सुमेधा को दर्शकों के लिए बुलाना चाहता है। सम्मन के समय से यह बहुत संभावना लग रही थी कि सम्राट ने उसे भोजन के लिए महल में रखने का इरादा किया था। इस खबर को जानने पर रोशनी मदद नहीं कर सकी, लेकिन कुछ हद तक ईर्ष्या महसूस कर रही थी। स्पष्ट रूप से मेरी बड़ी बहन ने सबसे अधिक योग्यता का योगदान दिया था, तो सम्राट केवल आपको क्यों देखना चाहता था? वास्तव में आपको अकेले शाही दावत खाने देना मैं आश्वस्त नहीं हूं। आर्य सुमेधा ने हंसते हुए कहा,
यह ठीक इसलिए है क्योंकि काव्यायु ने बहुत योगदान दिया था कि इंपीरियल प्रीसेप्टर जो उससे ईर्ष्या करता था और निश्चित रूप से महामहिम को उसे देखने से रोकता था। यदि आप शाही दावत का स्वाद लेना चाहते हैं तो कम से कम मैं आपके लिए कोशिश करने के लिए कुछ वापस लाऊंगा। काव्यायु ने उत्सुकता से पूछा, क्या शाही दावतें बाहर ली जा सकती हैं? आमतौर पर नहीं, लेकिन मैं महामहिम को बताऊंगा कि मेरे पिता इसका स्वाद लेना चाहते थे और वह निश्चित रूप से इसकी अनुमति देंगे। उस दिन प्रधानमंत्री चेंग और उनकी पत्नी दोनों घर पर थे। दोपहर में एक महल के हिजड़े ने तत्काल महल से समाचार दिया और यह सुनकर दंपति सदमे से पीला पड़ गया। संदेश में कहा गया था कि आर्य सुमेधा ने शराब पीने के बाद अनुचित व्यवहार किया था, जिससे सम्राट बहुत नाराज हो गए थे। महामहिम ने उन्हें तत्काल गिरफ्तार करने और न्याय मंत्रालय की जेल में कैद करने का आदेश दिया था। सम्राट के सटीक शब्द थे, उसे शांत होने दो। किस तरह के अनुचित शराबी व्यवहार ने महामहिम को इतना क्रोधित किया होगा? मैडम सॉन्ग तुरंत इतनी बेचैन हो गई कि वह संकट से बेहोश हो गई। नौकरानियों ने होश में आने से पहले काफी देर तक उसके फिल्ट्रम को दबाया, फिर उन्होंने शाही चिकित्सक को बुलाया और उसकी क्यूई को फिर से भरने के लिए उसका जिनसेंग सूप लाया, लेकिन वह इसे बिल्कुल भी नहीं पी सकी। मैडम सॉन्ग ने जिनसेंग सूप को दूर धकेल दिया और तुरंत लोगों को न्याय मंत्रालय के जेल प्रहरियों को रिश्वत देने के लिए भेजा, यह सुनिश्चित करने के लिए उदारतापूर्वक खर्च किया कि उनके प्यारे बेटे को कम नुकसान होगा, साथ ही प्रधानमंत्री चेंग से पूछने के लिए भी। वास्तव में क्या हुआ था? मैं अपने बेटे को जानता हूं, बचपन से अब तक वह कभी भी नशे में और जंगली नहीं हुआ है, तो वह महामहिम के सामने शराब पीने के बाद अनुचित व्यवहार कैसे कर सकता है? किसी ने उसके खिलाफ साजिश रची होगी। मेरे बेटे के खिलाफ साजिश रचने की हिम्मत किसने की? मैं उस खलनायक से मौत तक लड़ूंगा। पहले शांत हो जाओ। मैंने पहले ही लोगों को जांच के लिए भेजा है। नवीनतम समाचार कहती है कि यह राजकुमारी अनपिंग से संबंधित है, लेकिन अजीब तरह से वे यह नहीं बताएंगे कि वास्तव में क्या हुआ था। प्रधानमंत्री चेंग ने प्रस्तुत करने के लिए माफी का एक स्मारक लिखने की योजना बनाई थी, लेकिन चूंकि वह यह निर्धारित नहीं कर सके कि उनके बेटे ने वास्तव में क्या अपराध किया था, इसलिए उन्होंने अभी तक कागज पर ब्रश नहीं किया था। मैडम सॉन्ग को संदेह था, क्या ऐसा हो सकता है कि इसके पीछे हेलेन शेंग का हाथ हो? यह अभी तक स्पष्ट नहीं है। घबराओ मत, पहले जेल प्रहरियों को रिश्वत देने के लिए लोगों को भेजो और यदि संभव हो तो उस विद्रोही बेटे को खबर करो। आपको मुझे यह बताने की जरूरत नहीं है। एक और मामला है, क्या हमें काव्यायु और अन्य लोगों को बताना चाहिए? मुझे लगता है कि ये युवा काफी विश्वसनीय हैं और शायद उनके पास आर्य से संपर्क करने का एक तरीका है। प्रधानमंत्री चेंग ने सोच समझकर अपनी दाढ़ी को सहलाया और कहा, उन्हें अभी मत बताओ। जिन किन्नरों ने हमें यह जानकारी दी है, वे भी जोखिम उठा रहे हैं। अगर यह बात व्यापक रूप से फैलती है, तो यह उन्हें खतरे में डाल सकता है। अब जरूरी बात यह है कि पहले यह पता लगाया जाए कि वास्तव में क्या हुआ था। मैडम सॉन्ग कुछ शांत हो गईं और सिर हिलाते हुए कहा, बहुत अच्छा। तभी एक नौकरानी ने प्रवेश किया और मैडम सॉन्ग के कान में कुछ शब्द फुसफुसाए। मैडम सॉन्ग हैरान दिखे, वे आ गए हैं। प्रधानमंत्री चेंग चौंका, कौन आया था? काव्यायु और अन्य। नौकरानी सिर्फ मुझे यह बताने आई थी कि उन्हें संदेह है कि आर्य के साथ कुछ हुआ है। प्रधानमंत्री चेंग ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, सतर्क दिखते हुए, वे जानते हैं? उन्हें किसने बताया? फिर दंपति ने उन चारों को मुख्य हॉल में आमंत्रित किया। मकर सिंह आर्य सुमेधा की उत्तर सागर तलवार ले गए थे। मूल रूप से शाही दर्शकों के लिए महल में प्रवेश करते समय हथियारों की अनुमति नहीं थी, इसलिए आर्य सुमेधा ने उत्तर सागर तलवार को घर पर छोड़ दिया था। इस समय चारों ने गंभीर भाव पहने हुए थे। मकर सिंह ने उत्तर सागर तलवार को मेज पर रख दिया और काव्यायु ने कहा, प्रधानमंत्री महोदया, मुझे आशा है कि आप ठीक रही होंगी। हमारे पास रिपोर्ट करने के लिए तत्काल समाचार हैं। प्रधानमंत्री चेंग ने भावहीन चेहरे के साथ अपनी दाढ़ी को सहलाया और पूछा, क्या खबर है? काव्यायु ने उत्तर सागर तलवार की ओर इशारा करते हुए कहा, आज आर्य दावत के लिए महल में गया था और लंबे समय से वापस नहीं आया है।
मैंने भविष्यवाणी के लिए उसकी तलवार का इस्तेमाल किया और निर्धारित किया कि उसे कारावास का सामना करना पड़ सकता है। प्रधानमंत्री चेंग और मैडम सॉन्ग ने अपनी आंखें चौड़ी की और एक दूसरे की ओर देखा। मैडम सॉन्ग ने कहा, अद्भुत, अद्भुत। मैडम, वास्तव में क्या हुआ था? मैडम सॉन्ग बोलने ही वाली थी कि अचानक एक नौकरानी तुरंत दौड़ी। मैडम, राजकुमारी अनपिंग आ गई है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, दरवाजे के बाहर से राजकुमारी अनपिंग की अभद्र आवाज आई। चाची, मैं अनपिंग हूं। मैं अमर लेडी यूं को देखना चाहता हूं। कृपया उसे भाई आर्य को बचाने के लिए कहें, यह बेहद जरूरी है। कमरे में सभी के भाव बदल गए। राजकुमारी अनपिंग एक धमाके के साथ दरवाजे से बाहर निकल गई। जैसे ही वह अंदर भागी, उसके पीछे 2 महल की नौकरानियां थीं। उसने एक विस्तृत, सुंदर पोशाक पहनी थी और जब वह दहलीज पर कदम रखती थी, तो उसने गलती से अपने हेम पर कदम रखा और लगभग जमीन पर गिर गई। रोशनी, जो दरवाजे के सबसे करीब खड़ी थी, ने उसे स्थिर करने में मदद की। कमरे में सभी को देखकर राजकुमारी अनपिंग ने राहत की सांस ली। उसने अपनी स्कर्ट उठाई, काव्यायूं के सामने चली गई और अचानक घुटने टेक दिए। काव्यायूं ने अपनी बाहें मोड़कर उसे ठंड से देखा। काव्यायूं को शांति से राजकुमारी के प्रणाम को स्वीकार करते हुए देखकर मैडम सॉन्ग चौंक गईं। यहां तक कि एक प्रथम श्रेणी के अधिकारी की पत्नी के रूप में वह एक राजकुमारी के धनुष को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करेगी, फिर भी यह बच्चा काव्यायूं इतना साहसी था। मैडम सॉन्ग ने जल्दी से कहा, राजकुमारी, आप महान रक्त की हैं, आप घुटने कैसे टेक सकती हैं? कुई लियान, जल्दी से अपनी राजकुमारी की मदद करें। महल की 2 नौकरानियों ने राजकुमारी अनपिंग की मदद के लिए आगे कदम बढ़ाया, लेकिन उसने उन्हें झटक दिया और कहा, तुम सब चले जाओ। मैडम सॉन्ग ने एक सार्थक रूप दिया और उसकी अपनी सेवारत नौकरानियों ने कुई लियान और कुई हे के साथ धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। काव्यायूं ने अपना शरीर बदल दिया और मैडम सॉन्ग ने सोचा कि वह राजकुमारी अनपिंग की मदद करने जा रही है, लेकिन इसके बजाय वह घुटने टेकने वाली राजकुमारी के चारों ओर चक्कर लगाती है, विचारशील लग रही थी। मैडम सॉन्ग को आखिरकार कुछ असामान्य महसूस हुआ और उन्होंने प्रश्नवाचक रूप से पुकारा, काव्यायूं? काव्यायूं ने शांत स्वर में कहा, हमने पहले भी राजकुमारी अनपिंग के अहंकार और अभिमान का अनुभव किया है। उसके लिए प्रवेश करने पर तुरंत घुटने टेकने का मतलब केवल एक ही हो सकता है। क्या वह शर्मिंदा महसूस कर रही है या दोषी है? राजकुमारी अनपिंग का चेहरा लाल हो गया और वह पीछे हट गई, स्पष्ट रूप से काव्यायूं के आकलन की पुष्टि की। काव्यायूं ने कहा, बोलो, वास्तव में क्या हुआ था? राजकुमारी अनपिंग ने अपना सिर नीचे रखा और कुछ हकलाते हुए बोली, आज भाई आर्य ने फादर सम्राट के साथ भोजन किया। उसने कुछ शराब पी और फिर उसने मेरे साथ छेड़छाड़ की। जब फादर सम्राट को पता चला, मैडम सॉन्ग के हाव भाव बदल गए। औचित्य को भूलकर उसने भौहें चढ़ा दीं और बीच में टोकते हुए कहा, असंभव। मेरा बेटा ऐसा नहीं है जो शराब पीने के बाद अनियंत्रित हो जाता है। यहां कुछ गलतफहमी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री चेंग ने कुछ नहीं कहा, लेकिन स्पष्ट रूप से अपनी पत्नी से सहमत थे। हालांकि वह अक्सर अपने बेटे को विद्रोही बच्चा कहता था, लेकिन लड़का उस हद तक विद्रोह नहीं करता था। रोशनी ने काव्यायूं से कहा, बड़ी बहन, उसके साथ शब्द बर्बाद मत करो। आइए सत्य के मंत्र का उपयोग करें। काव्यायूं ने सिर हिलाया और रोशनी ने कमल की मुहर बनाई। राजकुमारी अनपिंग पर सत्य का मंत्र एक सहज गति में डाला, फिर पूछा, वास्तव में क्या हुआ था? राजकुमारी अनपिंग ने तेजी से उत्तर दिया, यह मैं ही था, मैंने ही भाई आर्य को नुकसान पहुंचाया था। मैं उसे प्रवेश करने के लिए अपने कमरे में मदद के लिए चिल्लाया, फिर मैंने जानबूझकर अपने कपड़े बिखरे और उसे गले लगा लिया। बाद में अन्य लोगों ने फादर सम्राट को इसकी सूचना दी। अपने गुस्से में फादर सम्राट ने उसे जेल में डाल दिया। इन शब्दों ने सभी को झकझोर कर रख दिया और सदमे के बाद गुस्सा आ गया। यहां तक कि प्रधानमंत्री चेंग, जो आमतौर पर अपनी भावनाओं को छिपाते थे, कापती उंगली से राजकुमारी अनपिंग की ओर इशारा करते हुए क्रोध से लाल हो गए। आप। मैडम सॉन्ग की छाती क्रोध से हिंसक रूप से बढ़ गई क्योंकि उसने मांग की, राजकुमारी,
क्या हमारे पूरे परिवार ने कभी आपको नाराज किया है? तुम मेरे बेटे को इस तरह क्यों फंसाओगे? क्या आप हमेशा उससे मोहित नहीं रहे हैं? राजकुमारी अनपिंग को शर्मिंदगी और शर्मिंदगी दोनों महसूस हुई। उसका चेहरा आंसुओं के साथ लाल हो गया। यह ठीक है, क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ कि मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। मैंने सोचा था कि इस तरह भाई आर्य को मुझसे शादी करनी होगी। मुझे नहीं पता था कि फादर सम्राट इतने नाराज होंगे। यह सुनने वाले सभी लोगों ने अपनी आंखों के सामने अंधेरा महसूस किया। कोई ऐसा मूर्खतापूर्ण काम कैसे कर सकता है? रोशनी ने कहा, अगर आप गठबंधन बनाना चाहते हैं, दुश्मनी नहीं बनाना चाहते हैं, भले ही आप उसे इस तरह से प्राप्त करते हैं, तो वह आपको शादी के बाद एक दयालु चेहरा नहीं देगा। तुम बहुत मूर्ख हो। आह, तुम मुझे क्रोधित कर रहे हो। राजकुमारी अनपिंग ने अपना चेहरा ढक लिया और रोते हुए रोने लगी। मैं केवल इसलिए मूर्ख बन गई क्योंकि तुमने मुझ पर उस मंत्र का इस्तेमाल किया। काव्यायून ने अपना माथा रगड़ा। उसने वास्तव में स्पिरिट अवेकनिंग इंटेंटेशन के दुष्प्रभावों की उम्मीद नहीं की थी कि वे यहाँ उन्हें पकड़ लेंगे। इस समय प्रधानमंत्री चेंग को अंततः समझ में आ गया कि वह यह पता लगाने में असमर्थ क्यों थे कि उनके बेटे ने क्या अपराध किया था, क्योंकि इसमें राजकुमारी की प्रतिष्ठा शामिल थी और किन्नरे चतुर होने के कारण केवल लाभ के लिए उच्च अधिकारियों के साथ एहसान करना चाहते थे, मरने के लिए नहीं। प्रधानमंत्री चेंग आगे पीछे घूमते रहे, एक हाथ उनकी पीठ के पीछे, दूसरा तेजी से उनकी दाढ़ी को सहला रहा था। एक पल के बाद उनकी भावनाएं कुछ शांत हो गईं। उन्होंने कहा, यह मामला बड़ा या छोटा हो सकता है, कुंजी महामहिम के रवैये में निहित है। राजकुमारी, मेरे पुराने चेहरे की खातिर कृपया वापस जाएं और महामहिम को सच बताएं। बहुत देर हो चुकी है, महल के द्वार पहले ही बंद हैं। तो कल बोलो। समय नहीं बचा है। वुवुवु। राजकुमारी अनपिंग ने अपना सिर हिलाया, आंसू बह निकले। वे भाई आर्य को मारना चाहते हैं। आह, यह सुनकर मैडम सॉन्ग की आंखें पीछे हट गईं और वह फिर से लगभग बेहोश हो गई। चूंकि काश्तकार आमतौर पर दवा को समझते थे, काव्यायून ने जल्दी से उसका समर्थन किया, अपनी तर्जनी और मध्यमा उंगलियों को जिक्वान एक्यूपॉइंट पर दबाया और उसे स्थिर करने के लिए थोड़ी सी साधना की। अपनी पत्नी को ठीक देखकर प्रधानमंत्री चेंग ने राजकुमारी अनपिंग से सवाल करना जारी रखा, इसके पीछे क्या तर्क है? महामहिम मेरे बेटे को क्यों मारना चाहेंगे? यह फादर सम्राट नहीं है। रोशनी ने अपने कूल्हों पर हाथ रखा और कहा, अरे, क्या आप एक ही बार में सब कुछ नहीं कह सकते? मैं कर सकता हूं, मैं यह सब कह सकता हूं। राजकुमारी अनपिंग ने तब घटनाओं के पूरे क्रम को तेजी से समझाया। आर्य सुमेधा को ले जाने के बाद राजकुमारी अनपिंग अपने पिता से विनती करने गई, लेकिन सम्राट ने कहा कि वह बेकार है और उसे ठीक से आराम करने के लिए कहा क्योंकि वह ध्यान करना चाहता है। पिता और बेटी बुरी शर्तों पर अलग हो गए। राजकुमारी अनपिंग को आराम करने के लिए अपने क्वार्टर में लौटने का कोई मन नहीं था और अपने उत्तेजित भटकने में उसने गलती से शाही गुरु को अपने शिष्य को हेलन शेंग को एक संदेश देने का निर्देश देते हुए सुना। इंपीरियल प्रीसेप्टर ने अपने शिष्य से कहा कि वह हेलन शेंग को सूचित करे कि आज रात एक अच्छा अवसर था, अमरवीर को आर्य सुमेधा से रात में पूछताछ करने के लिए कहें और उससे राक्षसों के साथ मिलीभगत करने और क्षेत्र में अराजकता लाने के आरोपों को मजबूर करना सुनिश्चित करें। उसे स्वीकार करें कि काव्यायून का उद्देश्य अनुयायियों को इकट्ठा करना और एक और पीली पगड़ी विद्रोह बनाना था। राजकुमारी अनपिंग घबरा गई और इस मामले की रिपोर्ट करने के लिए फादर सम्राट को खोजने के लिए जल्दी से लौट आई, लेकिन उसने पहले ही ध्यान शुरू कर दिया था और खत्म होने के बाद सो जाएगा, वह उसे नहीं देख पाएगा। कोई अन्य विकल्प नहीं होने के कारण वह महल के द्वार बंद होने से पहले ही बाहर निकल सकती थी। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री चाचा, आप निश्चित रूप से जेलों में इस्तेमाल की जाने वाली यातना और जबरन स्वीकारोक्ति के तरीकों को मुझसे बेहतर समझते हैं। मुझे सचमुच डर है, भाई आर्य पीड़ा को सहन नहीं कर पाएंगे। यदि आरोपों की पुष्टि हो जाती है तो न केवल भाई आर्य बल्कि आप सभी मर जाएंगे। प्रधानमंत्री चेंग की अभिव्यक्ति तेजी से काली होती गई। मैडम सॉन्ग ने गुस्से में कहा, वह राक्षसपत शाही गुरुजू और हेलन शेंग, वे मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करते हैं, मैं उनसे मौत तक लड़ूंगा। राजकुमारी अनपिंग ने अंत में काव्यायून की ओर देखा, गंभीरता से विनती करते हुए, अमर लेडी यून,
मैं पहले आप सभी के प्रति असभ्य थी, यह मेरी गलती थी। मैं आपसे माफी मांगने के लिए झुकता हूं। लेकिन भाई आर्य भी आपके मित्र हैं। मुझे पता है कि आपके पास महान अलौकिक शक्तियां हैं और निश्चित रूप से आपके पास उसे बचाने का एक तरीका है। कृपया उसे बचाएं। काव्या यून बोलने ही वाली थी कि प्रधानमंत्री चेंग ने अचानक कहा, कुछ ठीक नहीं है। इंपीरियल प्रीसेप्टर जो काव्या यून से डरता है और उससे नाराज होता है और कलह बोना चाहता है, यह समझ में आता है। लेकिन हालांकि हेलन शेंग और मेरे बीच कुछ संघर्ष हैं, हम मौत की लड़ाई से बहुत दूर हैं। एक इंपीरियल प्रीसेप्टर को फंसाने के लिए झूठे आरोप लगाने में भारी जोखिम होता है। अगर थोड़ी सी भी गलती होती है तो वह अपना जीवन और संपत्ति खो देगा। मुझे विश्वास नहीं है कि वह इतना बुद्धिहीन होगा। इसके अलावा इंपीरियल प्रीसेप्टर के लिए अपने शिष्य के साथ सीधे इस तरह के एक महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा करने के लिए और राजकुमारी के लिए बस इसे सुनने के लिए मुझे यह सब बहुत असंभव लगता है। सब कुछ बहुत संयोग है, एक अनाड़ी साजिश की तरह संयोग। शायद यह इंपीरियल प्रीसेप्टर का असली उद्देश्य है। उसने और हेलन शेंग ने एक साथ एक जाल खोदा, बस हमारे घबराने और कूदने का इंतजार कर रहे थे। अगर हम जल्दबाजी में आर्य को बाहर निकाल दें तो क्या वह भगोड़ा नहीं बन जाएगा? मैडम सॉन्ग ने कहा, लेकिन क्या होगा अगर हेलन शेंग ने अपने पोते पर अपना विवेक खो दिया? ऐसा लगता है कि उसके पास केवल एक पोता है ना? प्रधानमंत्री चेंग रुक गए। खुद को उन जूतों में डालकर, अगर कोई बिना कारण के आर्य को मार डाला तो वह अपने बेटे का बदला लेने के लिए आपसी विनाश का जोखिम भी उठा सकता है। फिर उन्होंने कहा, भले ही वह ऐसा करना चाहता था, अब जब हम जानते हैं तो वह सफल नहीं हो सकता। न्याय मंत्रालय अमरवीर की निजी अदालत नहीं है। मैं अभी कई पत्र लिखूंगा। निश्चिंत रहें, मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि आपका अनमोल बेटा न्याय मंत्रालय की जेल से पूरी तरह से सुरक्षित बाहर निकल जाए। यह कहकर उसने दूसरों को प्रणाम किया और चला गया। हालांकि प्रधानमंत्री चेंग ने आत्मविश्वास के साथ बात की, मैडम सॉन्ग अभी भी असहज महसूस करने में मदद नहीं कर सकी। वह अचानक काव्या यूं के सामने भी घुटने टेकने लगी। काव्या यूं चौंक गई और उसने जल्दी से उसका समर्थन किया। मैडम, कृपया मुझे इतना विनम्र न करें। मैडम सॉन्ग ने पूछा, काव्या यूं, तुम काश्तकारों, क्या आप दीवार गुजरने और पृथ्वी बिल खोदने की तकनीक जानते हैं? काव्या यूं ने पूछा, मैडम, क्या आप उम्मीद कर रही हैं कि हम रात में न्याय मंत्रालय की जेल का पता लगाएंगे? मैडम सॉन्ग की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, ईमानदारी से कहूं तो मैंने पहले ही लोगों को उससे मिलने के लिए भेज दिया है, लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए मुझे डर है कि अमरवीर सतर्क रहेगा, मेरे नौकरों को उसे देखने से रोकेगा, अगर वे वास्तव में उसे नहीं देख सकते हैं। मैडम सॉन्ग को भी लगा कि उनका अनुरोध कुछ हद तक अत्यधिक था और अचानक अपना सिर हिलाया, कोई बात नहीं। मैडम को चिंता करने की जरूरत नहीं है, ऐसा होता है कि हमें भी उसे देखने की जरूरत है। हालांकि हमारे पास दीवार से गुजरने और मिट्टी खोदने की क्षमता नहीं है, लेकिन जेल में घुसपैठ करना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यह अच्छा है। एक सपने में न्याय मंत्रालय की जेल मंत्रालय भवन के दक्षिण पश्चिम कोने में स्थित थी, जिसे फेंग शुई में मौत का द्वार माना जाता था। एहतियात के तौर पर काव्या यून ने न्याय मंत्रालय की जेल के बाहर 2 संरचनाएं स्थापित की थीं, ड्रीम सबमर्शन और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ साइट। उसने पहले सूर्य पर्वत पर पूर्व का उपयोग किया था, जबकि बाद वाला अस्थायी रूप से लोगों को अंधा कर सकता था। ड्रीम सबमर्शन फॉर्मेशन को सक्रिय करने के बाद वे आसानी से जेल में प्रवेश कर चुके थे। कैदी और गार्ड सभी गहरी नींद में सो गए थे, हर जगह खर्राटे उठ रहे थे। कुछ गार्ड सोने से पहले पी रहे थे और अभी भी अपने हाथों में चॉपस्टिक और शराब के कप पकड़े हुए थे, उनके मुंह से अभी भी बिना चबाया हुआ भोजन लटका हुआ था। काव्या यूं ने एक गार्ड को जगाया था जो उसकी कमर पर चाबियां ले जा रहा था। जब गार्ड ने अपनी आंखें खोलीं और 4 पुरुषों और महिलाओं को उसकी गर्दन पर तलवार के ब्लेड की ओर इशारा करते देखा, तो वह भ्रम में पलकें झपकाता था, यह सोचकर कि यह एक सपना था। एक पल के बाद उसे आखिरकार एहसास हुआ कि यह कोई सपना नहीं था और वह इतना भयभीत था कि उसने खुद को गीला कर लिया। उसके पैर कांप रहे थे क्योंकि वह लगातार दया की भीख मांग रहा था। काव्या यून ने कहा, प्रधानमंत्री चेंग के बेटे को कहाँ कैद किया गया है?
उस आदमी ने मान लिया था कि वे उससे बदला लेने के लिए वहां थे और ईमानदारी से जवाब दिया, नायिका, मेरी जान बख्श दो। इसका वास्तव में इस विनम्र व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। यह उच्च अधिकारी थे जिन्होंने उन्हें किसी को देखने से मना किया था। इस विनम्र व्यक्ति ने आदेशों की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं की। मैंने उसे पहले ही वह चीजें दे दी हैं जो चेंग परिवार ने भेजी थीं। यह विनम्र व्यक्ति उसकी सेवा करने में मेहनती और सावधान रहा है। यंग मास्टर चेंग के साथ जरा भी दुर्व्यवहार करने की हिम्मत नहीं कर रहा है। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, वह कहाँ है? वह स्वर्ग अनुभाग में सेल नंबर 1 में है। बस गलियारे के साथ सीधे चलें और आप इसे पालेंगे। यहाँ चाबियां हैं, कृपया सम्मानित लोगों, अपना समय लें। वह काफी समझदार था। काव्या यून ने चाबियां ले ली थीं, विनम्रता से उसे धन्यवाद दिया, फिर हल्के से अपने शिराचक्र एक्यूपॉइंट को थपथपाया, जिससे वह फिर से सो गया। उन चारों ने चाबियां ली और जेल में गहराई तक चले गए। वहां अंधेरा और नम था, हवा बदबू और फफूंदीदार गंध से भरी हुई थी। सीली को कई बार छींक आई थी। एक बिल्ली की गंध की भावना एक इंसान की तुलना में बहुत अधिक संवेदनशील थी, इसलिए यह जगह वास्तव में उसके लिए सहन करना अधिक कठिन था। सोते हुए चूहे जमीन पर बिखरे हुए थे, जो हर कुछ कदमों पर दिखाई दे रहे थे। रोशनी ने गलती से एक को लात मारी थी और एक घृणित ओह आवाज की थी। जब वे अंत तक पहुंचे तो उनके सामने एक बड़ा काला लोहे का दरवाजा दिखाई दिया। काव्या यून ने ताला खोल दिया था। खनकना, गड़गड़ाहट, जंजीरें गिर गईं और उसने लोहे के दरवाजे को धक्का देकर खोल दिया। जैसे ही समूह प्रवेश करने वाला था, सीली ने अचानक एक अजीब आवाज की थी। मकर सिंह ने पूछा, क्या गलत है? सीली ने उत्तर दिया, यहाँ की गंध बाहर से कुछ अलग है। रोशनी ने सूंघा और कहा, यह कम बदबूदार लगता है। नहीं, यहाँ लियू यी मिट्टी की खुशबू आ रही है। लियू यी मिट्टी का उपयोग आमतौर पर गोली भट्टियों को सील करने के लिए किया जाता था। रोशनी ने तब अनुमान लगाया था, शायद यहाँ कैद किया गया पिछला व्यक्ति एक ताओवादी था जो अक्सर गोलियों को परिष्कृत करता था। समूह ने सेल में प्रवेश किया। अंदर कोई रोशनी नहीं थी, इसलिए रोशनी ने फायर स्टार्टर पर उड़ा दिया था और एक मोमबत्ती जलाई थी। सेल लगभग 10 फीट चौकोर और अपेक्षाकृत साफ था, जिसमें फर्श पर कोई चूहा नहीं था। दीवार पर एक छोटी सी खिड़की खुली, जिसमें आकाश का एक टुकड़ा और बाहर बिखरे हुए तारे दिखाई दे रहे थे। कोठरी के कोने में, दीवार के सामने, एक संकीर्ण लकड़ी का बिस्तर था। बिस्तर के बगल में कई वस्तुओं का ढेर लगा हुआ था। मैडम सॉन्ग ने आर्य सुमेधा के लिए जो चीजें व्यवस्थित की थीं, भोजन, कपड़े और दैनिक आवश्यकताएं, सभी पूरी तरह से पूरी थीं, यहाँ तक कि सोने की ट्रिम के साथ एक लाल चंदन कक्ष का बर्तन भी शामिल था। आर्य सुमेधा ने अभी भी वही कपड़े पहने हुए थे जो उसने उस दिन महल के भोज में पहने थे। वह अपने सिर के पीछे हाथ रखकर बिस्तर पर लेटा हुआ था। एक ब्रोकेड रजाई उसे अपनी छाती से ढक रही थी। क्योंकि वह बहुत लंबा था, काले कोट बूट्स में उसके पैर बिस्तर के पैर से बाहर निकल गए थे। वह सो रहा था। रोशनी हंसी। युवा मास्टर निश्चित रूप से जानता है कि खुद का आनंद कैसे लेना है। वह बिस्तर के पास चली गई और आर्य सुमेधा की नाक के पास एक क्लियर हार्ट पाउच रख दिया। थोड़ी देर बाद वह धीरे धीरे जाग गया। आर्य सुमेधा ने अपनी आंखें खोलीं और पहले मुस्कुराती हुई रोशनी को देखा, फिर काव्या यूं, फिर मकर सिंह और सीली। वह उत्साह से बिस्तर से कूद गया। तुम यहाँ कैसे आए? मैं सपना नहीं देख रहा हूं, है ना? रोशनी ने कहा, हम क्यों नहीं आ सके? इस दुनिया में कहीं नहीं है जहां हम नहीं जा सकते। फिर उसने अपने कूल्हों पर हाथ रखा, आर्य सुमेधा की ओर देखा और पूछा, अरे, क्या तुम्हें पीटा गया? नहीं, आर्य सुमेधा ने अपना सिर हिलाया। उसके बाल दिन की तरह साफ सुथरे नहीं होने के अलावा वह विशेष रूप से अस्तव्यस्त नहीं दिखता था। उन्होंने कहा, मैं ठीक हूं, चिंता मत करो। पिता और माँ घर पर बहुत अराजक होंगे, है ना? वे काफी अभद्र हैं। राजकुमारी अनपिंग ने हमें पहले ही सच बता दिया है। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप मूर्ख हैं, आप क्यों नहीं भागे? आर्य सुमेधा केवल मुस्कुराई और अपना सिर हिलाया। अगर मैं भाग गया होता, तो क्या यह मेरे अपराध की पुष्टि नहीं करता?
तब यह मेरे पिता को फंसाएगा। अब जेल में इस परीक्षा से गुजरने के बाद पैंतरेबाजी के लिए अधिक जगह है। मैं बूढ़े आदमी को बाकी के बारे में चिंता करने दूंगा। इसके अलावा आज महामहिम का गुस्सा आधा असली और आधा नकली था। इसका एक हिस्सा मुझ पर राजकुमारी अनपिंग से शादी करने के लिए दबाव डालने के लिए था। जेल में थोड़ा सा कष्ट सहकर मैं कुछ हद तक उसका मुंह बंद कर सकता हूं। काव्यायून ने मन ही मन सोचा कि आधिकारिकता के तरीके खेती के मार्ग की तुलना में बहुत कम स्पष्ट थे। मकर सिंह ने कहा, उस स्थिति में सम्राट अभी भी आप पर भरोसा करते हैं। सहज रूप में। सिर्फ मैं ही नहीं, महामहिम भी आप सभी के बारे में बहुत उत्सुक हैं। उसने आज कई बार आपके बारे में पूछा। सीली ने कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि इंपीरियल प्रीसेप्टर जू ने सख्त काम किया और परेशानी पैदा कर दी। आर्य सुमेधा ने असमंजस में पूछा, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? इंपीरियल प्रीसेप्टर जू को क्या हुआ? समूह ने उसे समझाया था और यह सुनने के बाद आर्य सुमेधा ने गुस्से में कहा था, उस इंपीरियल प्रीसेप्टर जू के इरादे वास्तव में शातिर हैं। प्राचीन काल से सम्राट जिस चीज से सबसे ज्यादा डरते हैं वह है उनके दायरे की अस्थिरता। महामहिम भी अमर और ताओवादियों में बहुत विश्वास करते हैं। यदि वह अपने कान में कुछ और बार जहर फुसफुसाता है तो महामहिम अनिवार्य रूप से संदिग्ध हो जाएंगे। मकर सिंह ने भौहें सिकोड़ लीं और कहा, एक दुष्ट छोटा आदमी, हमें बस उसे मार देना चाहिए। अचानक खिड़की के बाहर से एक तेज आवाज आई, छोटे बव्वा, तुम किसे मारना चाहते हो? हर कोई चौंक गया। बिना चर्चा के वे सभी एक साथ एजाकुट की ओर कदम रख चुके थे। हालांकि जब वे द्वार पर पहुंचे, हालांकि जेल का दरवाजा स्पष्ट रूप से खुला था, ऐसा लग रहा था कि वे एक अदृश्य दीवार से टकरा गए हैं और बाहर नहीं निकल सकते थे। इस दीवार में कोई लोच नहीं थी, यह एक हवाई अवरोध नहीं था। समूह तुरंत समझ गया कि इस सेल को एक प्रतिबंध के तहत रखा गया था। उनकी जागरूकता के बिना प्रतिबंध स्थापित करने में सक्षम होने के लिए यह व्यक्ति निश्चित रूप से एक मास्टर था। सीली एक छोटी बिल्ली में बदल गई और लोहे की खिड़की की ओर उड़ गई, फिर आश्चर्यजनक रूप से प्रतिबंध में दुर्घटनाग्रस्त हो गई और वापस उछल गई। वह जमीन पर लुढ़क गया था और वापस मानव रूप में बदल गया था। मकर सिंह ने कट हेड स्वॉर्ड को सक्रिय किया और सेल के आसपास छत और फर्श पर वार करने की कोशिश की, फिर काव्यायूं पर अपना सिर हिलाया। इसका कोई फायदा नहीं था। काव्यायूं का दिल डूब गया। एक ऐसा प्रतिबंध जिसे मकर सिंह भी नहीं तोड़ सकते थे, वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि प्रतिद्वंद्वी का साधना स्तर कितना ऊंचा था। उसने खुद को स्थिर किया और जोर से पुकारा, आप कौन हैं, सर? खिड़की के बाहर की आवाज ने जवाब दिया था, मैं वह व्यक्ति हूं जिसे आप मारना चाहते थे। क्या वह शाही उपदेशक जू है? रोशिनी ने काव्यायूं से फुसफुसाया था। यह इंपीरियल प्रीसेप्टर जू, उसकी साधना इतनी ऊंची है? काव्यायूं को भी लगा कि इसका कोई मतलब नहीं है। इस तरह के स्तर पर खेती के साथ उसे मार्शल की दुनिया में कुछ प्रतिष्ठा होनी चाहिए, लेकिन उसने इंपीरियल प्रीसेप्टर जू के महान नाम के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। यदि वह एक साधु गुरु होता तो यह और भी कम उचित होता। कौन सा साधु गुरु स्वेच्छा से एक नश्वर सम्राट की सेवा करेगा? जैसे ही समूह ने विचार किया, उन्होंने अचानक देखा कि बिजुका का एक समूह जेल के दरवाजे के बाहर उनकी ओर आ रहा है। जिसने भी इन बिजुका को बनाया था वह निश्चित रूप से कुशल था। वे काफी यथार्थवादी लग रहे थे, पूरे अंगों और चेहरे की विशेषताओं के साथ, यहां तक कि बालों के बंस भी। बिजुका तेजी से और चुपचाप चल रहा था। वे जेल के प्रवेश द्वार पर एक साथ जमा हो गए थे, दरवाजे को धक्का देने के लिए एक साथ काम कर रहे थे, धीरे धीरे भारी लोहे के गेट को बंद कर रहे थे। लोहे का दरवाजा बंद होने से पहले के पल में काव्यायूं ने दरार से देखा था कि गलियारे के नीचे से बिजुका की 2 और पंक्तियां आ रही थीं। इन नवागंतुकों ने जोड़े में काम किया था, प्रत्येक जोड़ी एक लकड़ी की बाल्टी ले जा रही थी। वह नहीं जानती थी कि अंदर क्या था। एक गड़गड़ाहट के साथ लोहे का दरवाजा पूरी तरह से बंद हो गया था। तभी लोहे के दरवाजे के बाहर से सरसराहट की आवाज आई। जल्द ही एक अजीबोगरीब मिट्टी की गंध फैल गई थी। इस बार सीली के अलावा अन्य लोगों ने भी इसे सूंघ लिया था। यह लियुई मिट्टी थी। रोशनी ने लोहे के दरवाजे पर दस्तक दी और कहा,
क्या ये बिजुका लियू यी मिट्टी से जेल के दरवाजे को सील कर रहे हैं? क्यों? आर्य सुमेधा खिड़की की ओर चिल्लाई, अरे इंपीरियल प्रिसेप्टर जू, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? इंपीरियल प्रिसेप्टर जू ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा, मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं? क्या यह पर्याप्त स्पष्ट नहीं है? काव्या यून ने अपनी ठुड्डी को सहलाया और कहा, जैसा कि सभी जानते हैं, लियू यी मिट्टी का उपयोग गोली भट्टियों को सील करने के लिए किया जाता है। वह लियू यी मिट्टी के साथ जेल के दरवाजे को सील कर रहा है, जिसका अर्थ है कि वह इस सेल को गोली भट्टी के रूप में उपयोग करने का इरादा रखता है। आर्य सुमेधा दंग रह गई, गोली भट्टी के रूप में? इतनी बड़ी गोली भट्टी, वह क्या परिष्कृत करने की कोशिश कर रहा है? सीली ने अपनी आंखें घुमाईं और कहा, वह और क्या परिष्कृत कर सकता है? हमारे अलावा इस सेल में और क्या है? क्या वह आपके महान कक्ष के बर्तन को परिष्कृत करने जा रहा है? वह हमें परिष्कृत करना चाहता है? वह जीवित लोगों को परिष्कृत करना चाहता है? आर्य सुमेधा ने खिड़की की ओर शाप दिया था, दुष्टतावादी, क्या तुम पागल हो? आप जीवित लोगों को परिष्कृत करना चाहते हैं? हा हा हा, हंसी का एक और विस्फोट। इंपीरियल प्रीसेप्टर जू की आवाज बहुत प्रसन्न लग रही थी। मैं आपके साथ स्पष्ट रूप से कहूंगा, इस मास्टर ने पहले ही 96 काश्तकारों को परिष्कृत कर दिया है। मुझे केवल 4 और चाहिए और मेरा सोल टॉवर पूरा हो जाएगा। जब से आप राजधानी में आए हैं, मैं सोच रहा हूं कि आपको इस गोली भट्टी में कैसे लुभाया जाए। उसने इंटोजाकुकेशन में आह भरी थी। आपको मेरे सोल टॉवर का हिस्सा बनने के लिए सम्मानित महसूस करना चाहिए। काव्या यून ने खुद से बुदबुदाया, तो वह आखिरकार स्वर्गीय आत्मा पथ का एक दुष्ट साधक है। स्वर्गीय आत्मा पथ की मुख्य तकनीक सोल टॉवर बनाने के लिए दूसरों की आत्माओं को परिष्कृत करना था। प्रारंभ में उन्होंने आम लोगों को परिष्कृत किया, लेकिन जैसे जैसे उनकी खेती में सुधार हुआ, उन्हें काश्तकारों को परिष्कृत करने की आवश्यकता थी। जैसे जैसे सोल टॉवर मजबूत होता गया, उन्हें और भी उच्च स्तर के काश्तकारों को परिष्कृत करने की आवश्यकता थी। यह इंपीरियल प्रीसेप्टर जू का सोल टॉवर कुछ भी स्वीकार करता प्रतीत होता था। वह जो कुछ भी खाता था उसके बारे में अंधाधुंध था। यह दर्शाता है कि उसका सोल टॉवर बहुत प्रभावशाली नहीं था। इससे यह भी पता चलता है कि इंपीरियल प्रीसेप्टर जू की अपनी खेती औसत दर्जे की थी। इसलिए इंपीरियल प्रीसेप्टर जू जैसे औसत दर्जे के कृषक के इस तरह के एक शक्तिशाली प्रतिबंध को स्थापित करने की संभावना नहीं थी। काव्या यूं और मकर सिंह ने एक दूसरे की निगाहों का आदान प्रदान किया। दोनों ने इस बिंदु के बारे में सोचा था। आर्य सुमेधा ने खिड़की की ओर शाप दिया, तुम पागल। अगर महामहिम को इस बारे में पता होता तो वह निश्चित रूप से आपको नहीं छोड़ते। मैं महामहिम के लिए दीर्घायु की गोलियों को बेहतर ढंग से परिष्कृत करने के लिए सोल टॉवर की खेती भी करता हूं। महामहिम निश्चित रूप से मुझे दोष नहीं देंगे। यह सिर्फ एक प्रधानमंत्री के बेटे की मौत है। अपने बारे में बहुत अधिक मत सोचो। उसने अहंकार से बात की थी, फिर अचानक कहा और जारी रखा। मैंने 96 काश्तकारों को परिष्कृत किया है और अब केवल 4 और की आवश्यकता है, लेकिन आपके पास 5 लोग हैं। टीएसके, इस मास्टर ने उदार होने और एक जीवन को छोड़ने का फैसला किया है। मैं हमेशा बहुत नरम दिल वाला रहता हूं। सेल में मौजूद 5 लोगों ने एक दूसरे को देखा था। रोशनी यह कहने में मदद नहीं कर सका, यह इंपीरियल प्रीसेप्टर इतना विक्षिप्त क्यों है? क्या उसने बुरी तकनीकों का अभ्यास करते हुए अपने मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाया? अचानक लोहे की खिड़की से कुछ अंदर फेंका गया था। आर्य सुमेधा सबसे करीब होने के कारण इसे पकड़ लिया था और इसे देखने के लिए खोल दिया था। यह एक साथ जुड़े नीले जेड के टुकड़ों से बुना हुआ एक बैग था, स्पर्श करने के लिए ठंडा। इंपीरियल प्रीसेप्टर जू की आवाज बाहर से आई थी, इस आग से बचने वाले जेड परिधान का उपयोग केवल एक व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। तुम आपस में निर्णय करो कि कौन जीवित है और कौन मरता है। मकर सिंह ने कहा, इंपीरियल प्रीसेप्टर जू, आपका असली उद्देश्य हमें एक ही आग से बचने वाले कपड़े पर एक दूसरे को मारते हुए देखना है ना? अगर मैं गलत नहीं हूं तो इसके पीछे तेजर्षि का हाथ है ना? चूंकि वह अपने दोस्तों के साथ बाहर हो गया था, इसलिए वह दूसरों को दोस्ती करते हुए देखने के लिए खड़ा नहीं हो सकता। टीएसके,
जो भी आप चाहते हैं वह सोचो। किसी भी मामले में मैं यह देखने के लिए बहुत उत्सुक हूं कि अंत में कौन सा बाहर निकलेगा। बच्चों, मेरे लिए भट्टी को सील कर दो और आग जलाओ। छोटी खिड़की को ढक दिया गया था और आकाश और तारे गायब हो गए थे। लियू यी मिट्टी लगाने की सरसराहट की आवाजें सेल के चारों ओर से आ रही थी। एक बार मिट्टी लगाने के बाद गोली की भट्टी जलाई जाएगी और उन्हें जिंदा भुना जाएगा। आर्य सुमेधा ने फर्श पर जोर से ठोकर मारी। फर्श बोर्ड ने गड़गड़ाहट की आवाज की थी। उन्होंने कहा था, यह नीचे खोखला है, यही वह जगह होनी चाहिए जहां वे आग जलाएंगे। काव्या यून ने अपनी कलाई से साफ सुथरे परिवार को हटा दिया और एक मंत्र का जाप किया। हालांकि नीट परिवार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई थी। इस समय उसकी अभिव्यक्ति आखिरकार काफी बदल गई थी, क्योंकि उसने कहा, इस सेल पर प्रतिबंध न केवल लोगों की आवाजाही को सीमित करता है, बल्कि जादुई खजाने को भी प्रतिबंधित करता है। अन्य लोग भी चौंक गए और जल्दी से उनका परीक्षण करने के लिए अपने जादुई खजाने को बाहर निकाला। हर एक खजाना गतिहीन रह गया था। उनके दिलों में निराशा उमड़ पड़ी थी। रोशनी ने कहा, हम समाप्त हो गए, समाप्त हो गए। हम बाहर नहीं निकल सकते, हम सब भुना हुआ मांस में बदल जाएंगे। आह, मैं अभी मरना नहीं चाहता, और मैं विशेष रूप से भुना हुआ मांस नहीं बनना चाहता, और इससे भी अधिक विशेष रूप से एक विक्षिप्त दुष्ट कृषक द्वारा भुना हुआ मांस में नहीं बदलना चाहता। सोने के पिंजरे में सुमित गुस्से में लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि पिंजरे में बंद होने के बाद से वह पहली बार इतना गुस्से में था। तो सिर्फ यह साबित करने के लिए कि उनकी दोस्ती ठोस नहीं है, आप कई बच्चों को जलाकर मार डालने जा रहे हैं। तुम कितने नीच हो। तेज ऋषि ने कहा था, हर कोई अंततः मर जाता है। मेरे हाथ से मरना जीवन की बर्बादी नहीं है। आप इतना बेशर्म व्यक्ति कैसे हो सकता है? क्या आप इस बारे में उत्सुक नहीं हैं कि वे कैसे चुनेंगे? सुमित ने कहा था, आप पहले से ही अपने दिल में जवाब जानते हैं, है ना? तेज ऋषि चुप हो गए थे। सुमित ने आगे कहा, अगर उनमें से कोई भी उस फायर अवॉइडिंग जेड गारमेंट को नहीं चुनता है, तो क्या आप कम से कम बच्चों को बरकरार आत्माओं के साथ छोड़ सकते हैं? वे इस जीवनकाल में आपसे मिलने के लिए काफी बदकिस्मत रहे हैं, उन्हें ठीक से पुनर्जन्म लेने दें। मैंने तुमसे कहा था, तुम्हें मेरे साथ शर्तों पर बातचीत करने का कोई अधिकार नहीं है। हम्फ, तो बस मेरे शिष्य के लिए आपको पीटने की प्रतीक्षा करें। वह निश्चित रूप से मुझे बचाने के लिए रंगीन बादलों पर सवार होकर आएगी। 1000 साल से अधिक समय तक जीवित रहने के बाद तेज ऋषि ने कई शेखी बघारने वाले देखे थे, लेकिन यह पहली बार था जब किसी के डींग मारने से वह अवाक रह गया था। काव्या यून ने दृष्टि गठन की बाधा को सक्रिय करने की कोशिश की थी, लेकिन यह उन बिजुका को रोकने में सक्षम नहीं था। आखिरकार वे जीवित लोग नहीं थे। वह विक्षिप्त इंपीरियल प्रीसेप्टर जू भी कहीं गायब हो गया था, और उसे नहीं पता था कि वह प्रभावित हुआ था या नहीं। आर्य सुमेधा ने अपने हाथों में अग्निप्रहार जेड परिधान को रोशनी को सौंप दिया, उसे सांत्वना देते हुए, अभी तक घबराओ मत। आइए एक और समाधान के बारे में सोचें। रोशनी ने फायर अवॉइडिंग जेड गारमेंट लिया, इसे देखने के लिए खोल दिया, फिर उसे काव्या यून को पकड़ लिया। सीनियर सिस्टर, आपके लिए। काव्या यून ने बिना एक शब्द कहे रोशनी पर अपना हाथ लहराया। रोशनी ने सोचा था कि साधारण आग शायद उसकी बड़ी बहन को वैसे भी नहीं मार सकती है, इसलिए उसे देना वास्तव में बेकार होगा। उसने तपसीली को फायर अवॉइडिंग जेड गारमेंट की पेशकश करते हुए कहा था, छोटी बिल्ली, जब तुम बाहर निकलो तो तुम्हें जीवित रहना चाहिए और मेरा बदला लेना चाहिए। सीली ने आग से बचने वाला कपड़ा लिया, उसे अपने हाथों में जमाया, फिर अचानक उससे पूछा, आपके गुरु ने आपका नाम रोशनी क्यों रखा? रोशनी इस सवाल से चौंक गई, आप अचानक इस बारे में क्यों पूछ रहे हैं? क्या उसने कभी आपको बताया? नहीं, रोशनी ने अपना सिर हिलाया। लेकिन यह अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है, है ना? ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि जब मैं पैदा हुआ था, नाशपाती के फूल खिलने लगे थे, और सफेद पंखुड़ियां पानी की सतह पर गिर गईं, तैरते हुए बर्फ के टुकड़े की तरह लग रही थीं। क्या इसे समझना मुश्किल है? सीली ने उपहास किया और कहा, मूर्ख। वह पूरी तरह से चकित लग रही थी। अरे, कम से कम किसी का अपमान करने का एक कारण है। यह बिल्ली पागल हो गई थी।
सीली ने आग से बचने वाला कपड़ा वापस उसके पास फेंक दिया। इसके बाद रोशनी ने आग से बचने वाला कपड़ा आर्य सुमेधा को वापस दे दिया, जिसने इसे मकर सिंह को दे दिया था, लेकिन मकर सिंह ने इसे बिना लिए लहरा दिया था। अंत में आर्य सुमेधा ने आग से बचने वाले वस्त्र को जमीन पर फेंक दिया था। इसे भूल जाओ। अगर हम मरते हैं तो हम एक साथ मरते हैं। दोस्तों के जीवन के साथ खरीदा गया जीवित रहने का मौका अर्थहीन है। काव्यायून ने अपने कान से अटकल के सिक्के निकाले और उन्हें हवा में फेंक दिया। 1, 2, 3, 4, 5, 6। उसने चुपचाप अपनी हथेली में कांसे के सिक्कों को देखा और खुद से बुदबुदाया, तो यह ऐसा ही है। यह देखकर मकर सिंह ने धीरे से पूछा, काव्यायून, क्या तुमने कुछ खोजा है? काव्यायून ने कहा, क्या आप सभी को नहीं लगता कि कुछ गलत है? रोशिनी ने एक पल के लिए सोचा और कहा, इसके अलावा कि इंपीरियल प्रीसेप्टर जो विक्षिप्त होने के अलावा और कुछ भी गलत नहीं लगता। लेकिन उसने असमंजस में अपना सिर खुजलाया था। मुझे लगता है कि ये पिछले कुछ दिन जल्दी बीत गए हैं। मैं खा रहा हूं और खा रहा हूं। मकर सिंह ने कहा, मुझे भी लगता है कि समय जल्दी बीत चुका है। आर्य सुमेधा, अब जब आप इसका उल्लेख करते हैं तो मुझे भी ऐसा ही लगता है। सीली ने सिर हिलाया, मैं भी। आपकी भावनाएं सही हैं, क्योंकि उसने अपना हाथ बढ़ाया, सभी को अपनी हथेली में कांसे के सिक्के दिखाए। हम एक सपने में हैं। तियान्यान आकार बदलने की तकनीक। चारों दंग रह गए। सीली ने पूछा, आप कैसे सुनिश्चित हो सकते हैं कि हम एक सपने में हैं? सिर्फ इसलिए कि समय जल्दी बीत जाता है। क्या यह बहुत जल्दबाजी में निष्कर्ष नहीं है? नहीं। काव्यायून ने अपने हाथ में तांबे के अटकल के सिक्कों को थोड़ा ऊपर उठाया, इस वजह से उसने पहले भी कई बार अपने गुरु के स्थान का वर्णन किया था और परिणाम हमेशा खाली रहे थे। लेकिन अब इस सीलबंद जेल की कोठरी में उसने वास्तव में एक परिणाम प्राप्त किया था। उसका स्वामी उनके उत्तर पूर्व में था। रोशिनी ने अपना स्पष्टीकरण सुनने के बाद उसने अपना सिर खुजलाया। यह स्वाभाविक रूप से अच्छा है कि हमारे पास मास्टर का स्थान है, लेकिन यह कैसे साबित करता है कि हम सपना देख रहे हैं? मकर सिंह ने कहा, काव्यायून ने उल्लेख किया कि वरिष्ठ सुमित को पहले भी तेजऋषि ने एक सपने में खींच लिया था। पहले अटकल हमेशा उसके स्थान को खाली दिखाती थी। मुझे लगता है कि यह ठीक इसलिए था क्योंकि वह तेजऋषि के सपने में था, यह वास्तविकता से एक अलग स्थान था। अब जब उसके पास एक स्थान है तो इसका मतलब है कि हम उसके साथ ही प्रवेश कर चुके हैं। इसलिए हमें तेजऋषि द्वारा बिना सोचे समझे एक सपने में खींच लिया जाना चाहिए था। काव्यायून ने सिर हिलाया। उन्होंने कहा, मकर सिंह सही कह रहे हैं। बेशक एक और संभावना है, उस गुरु को अचानक तेजस्वी द्वारा सपने से वास्तविकता में वापस छोड़ दिया गया था, लेकिन मुझे लगता है कि यह संभावना छोटी है। इस तथ्य के साथ कि हम सभी को लगा कि समय तेज हो गया है, मुझे लगता है कि हमने सपने में प्रवेश किया होगा। आर्य सुमेधा अविश्वसनीय लग रही थी। लेकिन यह सपना बहुत यथार्थवादी है ना? कोई खामी नहीं है। सपने में मेरे माता पिता बिल्कुल वैसे ही थे जैसे वास्तविकता में थे, और रोशुई और अन्य लोग और राजकुमारी अनपिंग भी समान रूप से अनुचित। मुझे लगता है कि वे सभी असली भी हैं। आपका क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि जिन लोगों से आपका सामना हुआ, वे हमारी तरह सपने में प्रवेश कर गए। यह एक सामूहिक, भव्य सपना है। आपने क्या कहा? काव्यायून ने धीरे से आह भरी। यह तितली सपनों का तरीका है, यह तितली सपनों का अमर स्तर का तरीका है। रोशनी अवाक रह गई। बड़ी बहन, तो हम क्या करें? हम इस सपने से कैसे जाग सकते हैं? सपने को तोड़ना सबसे अच्छा होगा। हम इसे कैसे तोड़ते हैं? मुझे नहीं पता। काव्यायून ने बेबसी से अपना सिर हिलाया। फिर क्या हम भुना हुआ होने के बाद जाग सकते हैं? मकर सिंह ने सिर हिलाया। उन्होंने कहा, सीनियर सुमित का स्थान वास्तव में खाली होने का मतलब है कि उसका असली रूप सपने में रहता है। यह वास्तविकता और सपनों की अदलाबदली के वे ऑफ बटरफ्लाई ड्रीम्स के सिद्धांत के साथ भी मेल खाता है। तो हमारा सच्चा सवा वास्तव में सपने में है, जबकि वास्तव में वे भ्रम हैं।
अगर हम सपने में मरते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे सच्चे स्वरूप की मृत्यु, पूर्ण मृत्यु। सब चुप हो गए। बाहर सरसराहट की आवाजें गायब हो गई थीं। संभवतः बिजुका ने कीचड़ से सील करना समाप्त कर दिया था। जेल की कोठरी बहुत शांत थी, इतनी शांत थी कि केवल सांस सुन सकती थी। मृत्यु की प्रतीक्षा करने का यह एहसास वास्तव में असहनीय था। रोशनी ने अपने हाथ में मोमबत्ती को एकटक देखा। उसकी लौ टिमटिमा रही थी क्योंकि यह उनकी सांस से बह गई थी। मोम आंसुओं की तरह टपक रहा था, बह रहा था और उसकी उंगलियों पर बह रहा था, जिससे वह फुफकार करने के लिए पर्याप्त जल गई थी। फिर वह रोई। अंत में, मैं मास्टर को आखिरी बार नहीं देख पाऊंगा, वू। उसने अपने आंसू पोंछे। उसे रोते हुए देखकर आर्य सुमेधा की आंखें भी लाल हो गईं क्योंकि वह अपने आप से बुदबुदाया। मैंने अपने माता पिता को उचित अलविदा भी नहीं कहा। वे इतने बूढ़े हैं, वे निश्चित रूप से तबाह हो जाएंगे। मेरे कबीले में कई अच्छे चचेरे भाई हैं। मुझे आशा है कि मेरे स्थान पर उनकी सेवा करने के लिए एक या दो को मेरे परिवार में अपनाया जा सकता है। जेल की कोठरी धीरे धीरे गर्म हो रही थी। हर कोई जानता था कि नीचे आग जलाई गई थी। कोल्ड सेल धीरे धीरे गर्म हो गई। कोई भी सहज महसूस नहीं करता था, केवल उत्पीड़ित था, जैसे कि भारी पत्थरों ने उनके दिलों को अवरुद्ध कर दिया था, जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया था। आर्य सुमेधा दीवार के पास छोटे से बिस्तर पर बैठ गई और बोली, चूंकि हम सब वैसे भी मरने वाले हैं, चलो थोड़ी देर के लिए चैट करते हैं। आप अभी नहीं बैठे हैं, लेकिन आपको बाद में बैठना होगा। रोशनी ने पूछा, क्यों? अगर यह इसी तरह जलता रहा तो जमीन निश्चित रूप से हमारे पैरों के लिए बहुत गर्म हो जाएगी। यह समझ में आता है। चारों बड़े करीने से बिस्तर पर बैठ गए। सीली एक छोटी बिल्ली में बदल गई और बिस्तर के पास लेट गई। तुरंत रोशनी ने उसे पकड़ लिया। उसका शरीर गर्म था, उसका फर नरम था, उसका सिर छोटा था, एक हथेली उसकी पूरी खोपड़ी को ढक सकती थी। रोशनी, हमें किस बारे में बात करनी चाहिए? आर्य सुमेधा, मुझे नहीं पता, चलो हमारे बचपन के बारे में बात करते हैं। हम इस तरह से बातचीत करने के लिए इतनी शांति से कभी नहीं बैठे। अच्छा विचार। रोशनी ने सीली के छोटे सिर को सहलाया और पूछा, छोटी बिल्ली, मैं लंबे समय से उत्सुक हूं, क्या आप अक्सर एक बच्चे के रूप में भूखे थे? क्या आप मुझे मरने से पहले जवाब बता सकते हैं? सीली के कान के फर को छुआ गया, जिससे वह असहज रूप से हिल गया। उन्होंने कहा, तो क्या हुआ अगर मैं था? आप एक आवारा बिल्ली नहीं थे, क्या आप थे? तो क्या हुआ अगर मैं था? तो फिर तुमने चूहों को खाया होगा। तो क्या हुआ अगर मैंने किया? शायद यह देखते हुए कि वह वैसे भी मरने वाला था, उसके शब्दों में एक लापरवाह साहस था। सीली ने उनके उपहास को स्वीकार करने के लिए तैयार किया था, लेकिन कोई नहीं सुना। रोशनी ने उदास होकर आह भरी। अगर मैं इतनी प्यारी छोटी बिल्ली से मिला होता तो मैं तुम्हें बहुत पहले पालने के लिए घर ले जाता। आप बस बदकिस्मत थे, जिन लोगों से आप मिले थे उनका कोई स्वाद नहीं था। सीली ने धीरे से गुनगुनाया और कहा, आप अचानक ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं? बहुत भावपूर्ण। रोशनी मुस्कुराई, यह शायद जब कोई व्यक्ति मरने वाला होता है तो उनके शब्द दयालु होते हैं। बाद में उन्होंने आर्य सुमेधा के बचपन के बारे में बात की, जो वास्तव में अद्भुत था, मोटे तौर पर सांसारिक धन का वर्णन करने वाली पुस्तक की तरह। रोशनी ने चिल्लाते हुए सुना, मैंने वास्तव में दुनिया नहीं देखी है। जेल की कोठरी गर्म और गर्म हो गई, लगभग देर से वसंत और गर्मियों की शुरुआत में। जैसे ही रोशनी बात कर रही थी, उसने अचानक अपने माथे पर थप्पड़ मारा और अपने खजाने की थैली में खंगाली उड़ाने लगी। आर्य सुमेधा ने काली मिर्च निकालते हुए उत्सुकता से देखा। तुम क्या कर रहे हो? क्या काली मिर्च आग को रोक सकती है? नहीं, मैं सोच रहा था कि भले ही मैं भुना हुआ मांस बन जाऊं, मुझे सुगंधित भुना हुआ मांस होना चाहिए। वह था जिसने दुनिया नहीं देखी थी। रोशनी ने विनम्रता से पूछा, क्या आप कुछ चाहेंगे? आर्य सुमेधा शुष्क रूप से हंसे और हाथ लहराया। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ मूल स्वाद वाला बनूंगा। सीली ने शाप दिया। दो पागल। रोशनी ने काली मिर्च को पकड़ लिया, इसे खुद पर छिड़कने के बारे में, फिर रुक गई और बुदबुदाया,
जब हम लगभग पक जाएंगे तो मैं इसे छिड़कूंगा। इस समय काव्यायूं, जो गहरी सोच में थी, ने अचानक मकर सिंह से पूछा, मकर सिंह, आप तितली सपनों के रास्ते के बारे में कितना जानते हैं? मकर सिंह ने अपने द्वारा पढ़े गए प्रासंगिक ग्रंथों को ध्यान से याद किया। 3000 से अधिक महान तरीके थे और कई तकनीकों को धीरे धीरे समय बीतने के साथ भुला दिया गया था। क्लासिक्स में केवल टुकड़े छोड़ दिए गए थे। ग्रंथों में कहा गया है कि तितली सपनों का रास्ता विकसित करना बेहद मुश्किल है, क्योंकि अभ्यासी आसानी से ऐसी स्थिति में आ जाते हैं जहां वे वास्तविकता को सपनों से अलग नहीं कर सकते हैं, जिससे क्यों विचलन होता है। रास्ते की शुरुआत के बाद से केवल तेज ऋषि को तितली सपनों के मार्ग के माध्यम से अमरता पर चढ़ने के रूप में दर्ज किया गया है। तितली सपनों के रास्ते में हर ज्ञान नींद के साथ है। आत्मज्ञान का स्तर जितना अधिक होगा, नींद उतनी ही लंबी होगी। वास्तविक प्रतीत होता है फिर भी वास्तविक नहीं है। प्रतीत होता है कि सपना अभी तक सपना नहीं है, इसके सिद्धांत का मूल है। तितली सपनों के रास्ते के तहत मरने वाले लोग सपने में दिखाई देते हैं, आमतौर पर बिना किसी नुकसान के, लेकिन बस मृत, आतंक या मुस्कुराहट के भावों के साथ मर रहे हैं, जैसे कि उनके पास अलग अलग सपने थे। किताबें कहती हैं कि यह तकनीक बेहद अलौकिक है। बेहद ईथर, काव्यायून ने बुदबुदाया, तितली सपनों के रास्ते को ईथर क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह लोगों को सपनों में खींच सकता है, या क्योंकि यह किसी भी समय वास्तविकता और सपनों की अदलाबदली कर सकता है? आर्य सुमेधा ने कहा, संभवतः जिस व्यक्ति ने यह पुस्तक लिखी है उसने इसे अलौकिक समझा। इसमें अजीब क्या है? हर कोई समस्याओं को अलग अलग कोणों से देखता है, जिससे अलग अलग मूल्यांकन होते हैं। क्या ऐसा है? काव्यायून ने अपनी तर्जनी और मध्यमा उंगलियों से अपनी ठुड्डी को हल्के से रगड़ा। उसकी आंखें खाली थीं। कुछ देर इस तरह सोचने के बाद उसने अचानक कहा, आपको क्या लगता है कि तेज ऋषि के लिए लोगों को सपनों में खींचने के लिए सीमित शर्तें क्या हैं? दूसरों को उसका सवाल अजीब लगा। मकर सिंह ने कहा, क्या यह दूरी की सीमा नहीं है? आपका मालिक सपनों में खींचे बिना इतने लंबे समय तक भाग गया, केवल तभी प्रवेश किया जब वह पकड़ा गया। वह शेनले वैली को खोजना चाहता था, लेकिन पूछताछ के लिए शेनले वैली से किसी को सपने में नहीं खींचा। इसके बजाय उसने 100 हर्ब्स वैली में एक जाल बिछाया, संभवतः क्योंकि दूरी बहुत दूर थी। जब आपने और रोशनी ने विशालगढ़ शहर के उपनगरों में सपनों में प्रवेश किया, तो उसे पास में होना चाहिए था, हालांकि हमने तब ध्यान नहीं दिया। जादुई तकनीकें ज्यादातर इस तरह होती हैं, है ना? अगर प्रतिद्वंद्वी दूर है तो स्वाभाविक रूप से कुछ भी नहीं किया जा सकता है। अन्य 3 ने मकर सिंह के विचार से सहमति व्यक्त करते हुए सिर हिलाया। काव्यायूं ने भौहें सिकोड़ लीं। मुझे लगता है कि अगर वह लोगों को सपनों में खींचने के लिए दूरी की सीमाओं को तोड़ सकता है, तो ऐसी तकनीक अधिक ईथर लगेगी। आर्य सुमेधा असहमत थी। काव्यायूं, आपको इस तरह के तुच्छ शब्द विकल्पों पर ध्यान क्यों देना चाहिए? मकर सिंह ने पूछा, काव्यायूं, क्या तुमने कुछ नया तरीका सोचा है? काव्यायूं ने सिर हिलाया। मुझे लगता है कि हम आतन यह दूरी की सीमा मानते हैं, शायद अन्य संभावनाओं को नजरअंदाज करते हैं। जैसे चूंकि तितली सपनों का रास्ता वास्तविक प्रतीत होता है फिर भी वास्तविक नहीं है, प्रतीत होता है कि सपना अभी तक सपना नहीं है, तो पहले अभ्यासी को स्वयं यह भेद करने में सक्षम होना चाहिए कि वास्तविक क्या है और सपना क्या है। कहने का तात्पर्य यह है, उसने मकर सिंह की ओर देखा। मकर सिंह तुरंत समझ गए और अपने विचार को जारी रखा। कहने का तात्पर्य यह है कि लोगों को सपनों में खींचने की उसकी सीमा दूरी नहीं हो सकती है, लेकिन उसने इस व्यक्ति को वास्तविकता में देखा होगा, इस व्यक्ति की वास्तविकता को पहचाना होगा, ताकि सपने बनाए जा सकें। उसने शुरू में सीनियर सुमित को नहीं देखा था, इसलिए वह सीनियर सुमित को सपनों में नहीं खींच सकता था। यही बात शेनले कबीले पर भी लागू होती है। जब आपको और रोशनी को विशालगढ़ शहर के उपनगरों में सपनों में खींचा गया था, तो उसे आपको पहले देखना चाहिए था, शायद एक गुजरती हुई मुठभेड़, शायद गुप्त अवलोकन, किसी भी मामले में उसने आपको देखा था। मम